अस्सलाम वालेकुम। हमारी जी कल डिस्कशन स्टार्ट हुई थी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एरिया के बाद सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर, और सोर्स ऑफ फाइनेंस रिलेटेड हमने डिफरेंट सोर्सेज पे बात हुई, जिसमें हमने फिर डिस्कशन स्टार्ट की थी इक्विटी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और इक्विटी सोर्सेज में हमने इंटरनली जनरेटेड फंड्स को डिस्कस कर लिया था। न्यू एक्सटर्नल इशू पे भी हमारी बात गालिबन हो चुकी है। तो कोई इशू यहाँ पे जनाब अनलिस्टेड लिस्टेड कंपनी का रेफरेंस से एक्सटर्नल इशू ऑफ शेयर्स को भी हम कवर कर चुके हैं। किसी टर्म पे, किसी मैकेनिज्म पे कोई मसला, इनको हमने याद नहीं रखना, सिर्फ हमने अंडरस्टैंडिंग के साथ इनको बस समझना है। मेमोराइज करने की हमें इस रट्टे के अंदाज में ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रीडिंग करनी है, रिवीजन करनी है, उसमें भी रीडिंग ही करेंगे हम, और लॉजिकली कॉन्सेप्ट को हमने ऑब्जॉर्व करना है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो कोई सवाल? अच्छा जी, इशू ऑफ राइट शेयर। राइट शेयर की टर्म से मेरा ख्याल है सारे ही हम फेमिलियर होते हैं। तो क्या होता है जी राइट शेयर? बिल्कुल ठीक है जी। इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ प्राइस विच इज लेस देन द मार्केट प्राइस, उसको हम राइट शेयर कहते हैं। राइट शेयर के बारे में कहा जाता, नॉर्मली राइट शेयर जो है इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी अकॉर्डिंग टू द फंड नीडेड एंड द प्राइस एग्रीड, जो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, ऑफर बनाई जाएगी, मे बी 1 फॉर एवरी 4 एग्जिस्टिंग शेयर या 2 फॉर एवरी 5 एग्जिस्टिंग शेयर। इस अंदाज में रेशो बना के राइट शेयर ऑफर किए जाते हैं। और राइट शेयर के बारे में कहा जाता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का यह प्रीएम्प्टिव राइट है, प्राइमरी राइट उनका है। कंपनी ने जब भी नए शेयर इशू करने हैं, कंपनी को जब भी इक्विटी से पैसा चाहिए, सबसे पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का है कि उनको शेयर ऑफर किए जाएं। हाँ, अगर वो शेयर डिक्लाइन कर दें, ओनली देन कंपनी शुड गो फॉर एक्सटर्नल इशू। और तो एक्सटर्नल इशू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक्सटर्नल इशू में कंपनी तब जाएगी जब राइट शेयर्स डिक्लाइन हो जाए। नॉर्मली होता क्या इसमें, थोड़ा सा हम अगर प्रैक्टिकली देख लें, although shareholders they can waive off their right to receive right offer, राइट शेयर्स में भी एक इसकी लिमिटेशन आती है कि इससे सिर्फ लिमिटेड फंड्स ही अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि एक बेसिक थ्योरी है, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। अगर आपकी कंपनी में ऑलरेडी एक शेयर होल्डर ने 100 रुपया लगाया हुआ है, तो अगर आपसे 10-15 रुपये मांगेंगे ना और राइट शेयर के नाम पे, तो वो दे देगा। लेकिन 100 रुपया उसने लगाया हुआ, आपके 100 दे दो, तो वो शायद उस पर एग्री नहीं करेगा। तो नॉर्मली फिर नॉर्म यही रहता है कि अगर आपको लिमिटेड फंड्स चाहिए, थोड़े पैसे चाहिए, तो राइट शेयर के थ्रू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ले लेना। अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो एक्सटर्नल शेयर इशू में चले जाना, नए शेयर होल्डर से पैसे ले लेना। लेकिन उसके लिए जरूरी है एक्सटर्नल शेयर होल्डर के पास जाने के लिए कि आप वेवर हासिल करें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना राइट वेव करेंगे तो ही शेयर होल्डर्स एक्सटर्नल शेयर इशू में कंपनी जा सकती है। अल्टरनेटिवली शेयर होल्डर के पास ये भी ऑप्शन होती है कि अगर हमने राइट ऑफर किया, उनके पास पैसे नहीं है या वो विश नहीं रखते टेकअप करने की, तो दे कैन सेल देयर राइट्स इन द स्टॉक मार्केट। राइट ऑफर भी जस्ट लाइक शेयर्स एक सेलेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। एडवांटेजेस क्या है जी राइट इशू के? इट इज चीपर देन पब्लिक इशू, कैन बी मेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ डायरेक्टर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स और स्टॉक एक्सचेंज, इट रेयरली फेल्स। एक्सटर्नल इशू ऑफ शेयर में हमने बात की थी पब्लिक ऑफर में कि उसमें फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, और अगर इशू में फेल हो जाए, वन आर्गुमेंट कुड बी कि भाई इशू फेल हो गया तो क्या हुआ, हमें तो पैसे मिल गए ना, अंडरराइटर ने पैसे दे दिए। इशू की फेलियर की सूरत में अंडरराइटर कंपनसेट कर देगा ना, कंपनी को तो वैसे मिल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जी फेलियर का हमें क्या नुकसान हुआ, तो भाई नुकसान हमें यह होता है कि हमारी रेपुटेशन पे एक स्टिग्मा लग जाता है कि पब्लिक डिड नॉट ट्रस्ट आवर ऑफर। अंडरराइटिंग से पैसा लिया, अंडरराइटर से पैसा लिया, इस स्टिग्मा की वजह से हमें फ्यूचर में फंड रेज करने में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है हमारे बैंकर्स हमें लोन ना दे जब हमें जरूरत पड़े, इस वजह से कि भाई पब्लिक आप पे ट्रस्ट नहीं करती, या बैंकर्स हमसे हायर रेट चार्ज करें, किस वजह से, क्योंकि हमें एक इशू में फेलियर होकर एक स्टिग्मा लगाया हुआ, हमारी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। सो इसलिए राइट इशू का फायदा है कि इट विल रेयरली फेल। क्यों, उसमें हम बात करेंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट ऑफर करें एंड यू डोंट गेट मनी, यू विल गेट मनी इन एनी केस। तो ये फेल नहीं होता। तो इसलिए कोशिश यही रहेगी कि अगर हमें लिमिटेड फंड चाहिए एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से वो पैसा लिया जा सकता है, वी शुड गो फॉर राइट ऑफर। एक्सटर्नल इशू को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें रिस्क रहता है। राइट इशू से रिलेटेड एक टर्म यूज होती है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। जैसे भी हमने बात की कि लेट्स अज्यूम एक शेयर की मार्केट प्राइस 20 रुपये है, वो कंपनी जब राइट शेयर इशू में जाएगी तो राइट शेयर तो कम प्राइस पे इशू किया जाएगा ना मार्केट से, मे बी 15 पे, 18 पे, 12 पे, व्हाटएवर इट इज, बट 20 से कम होगी। राइट प्राइस को हम राइट प्राइस कहते हैं। राइट प्राइस इज द प्राइस जिस पे शेयर्स ऑफर किए जाते हैं टू शेयर होल्डर। तो राइट प्राइस विल बी लेस देन द मार्केट प्राइस। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इशुएंस ऑफ राइट शेयर्स टू द शेयर होल्डर, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कम्स डाउन। वजह बड़ी सिंपल है कि पहले सारे शेयर 20 रुपये वाले थे, बीच में 15 रुपये शेयर भी आ गए, तो एवरेजिंग हो जाती है। इसको हम कहते हैं एक्स राइट प्राइस।
एक्स राइट प्राइस क्या है? शेयर की प्राइस आफ्टर द इशुएंस ऑफ राइट शेयर्स, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आफ्टर द इशुएंस ऑफ राइट शेयर विच विल बी डेफिनेटली लेस देन द प्री इशू, और इट सिंपली इट कैन बी एस्टिमेटेड, इट कैन बी एस्टिमेटेड। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस से मुराद एस्टिमेटेड एक्स राइट प्राइस, कि हमारे शेयर की प्राइस राइट इशू के बाद कहां पे आ जाएगी। तो हम थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करते हैं, मार्केट प्राइस इनटू ओल्ड शेयर्स हेल्ड प्लस राइट प्राइस इनटू राइट शेयर्स ऑफर्ड डिवाइडेड विद ओल्ड शेयर्स हेल्ड प्लस राइट शेयर्स ऑफर्ड, सिंपली वेटेड एवरेज प्राइस है, सिंपल वेटेड एवरेज प्राइस है, ठीक है ना। पुराने शेयर्स और जो नए शेयर ऑफर हुए हैं उनकी वेटेड एवरेज कर लो, आपको यहां से थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस मिलती है। जो थोड़ी थोड़ी सी इलस्ट्रेशन कैलकुलेशन को देखते हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमारे पास ये अवेलेबल है। ये जो सिंपल सी कैलकुलेशन है, हम इनको, ये ऊपर फॉर्मूला भी आ रहा है, हम इसको यहीं से फॉलो कर सकते हैं। एबीसी कंपनी विच हैज एन इशूड कैपिटल ऑफ 1.5 मिलियन शेयर्स हैविंग अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ 2.5 ईच मेक्स अ राइट इशू ऑफ 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 एग्जिस्टिंग शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 2.2। रिक्वायरमेंट है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ये जी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के मुताबिक हम इसको सॉल्व करें। मार्केट प्राइस क्या है शेयर की? नॉर्मल 2.5 इनटू ओल्ड शेयर्स। अच्छा, ओल्ड शेयर में यहां पे ना 1.5 मिलियन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली टेक 1/2, टेक दिस रेशियो। एग्जिस्टिंग शेयर 2 के बदले 1 राइट शेयर आ रहा है ना, तो आप बजाय 1.5 और इसका हाफ 0.75 मिलियन बनाओ, वही रिजल्ट आपका 1:2 से आ जाएगा। तो आपको टोटल शेयर पे जाने की जरूरत नहीं है। ये जो रेशियो दी जाती है राइट ऑफर की, आप इस रेशियो को यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला में हमें रेशियो दी गई है, दो ओल्ड शेयर जिसके पास 2 शेयर हैं 2.50 के ऊपर, उसको 1 राइट शेयर ऑफर किया जा रहा है, सॉरी उसको 1 राइट शेयर ऑफर किया जा रहा है किस प्राइस पे? 2.2 पे, और 2 + 1, ये जी आप यहां से थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकलेगी। क्या आती है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस? 1/2 जो ऑफर है ना रेशियो, उसी रेशियो को इस फॉर्मूले में डाल दीजिए। आप इसको रेशियो से डाल के हल कर लीजिए, या आप इसको अल्टरनेटिवली ऐसे कर लो जैसे आपका दिल चाह रहा है। आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम बजाय इतनी बड़े बड़े फिगर्स मिलियन वाले शेयर्स लें, हम सिंपल रेशियो ले लेते हैं। क्या जी वैल्यू? ₹2.40। दिस इज थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, ठीक है जी। तो हम नॉर्मली इसी को प्रेफर करेंगे, एज दे बोथ मेथड गिव द सेम रिजल्ट। दिस इज इजियर, दिस इज क्विक, दिस इज एफिशिएंट, हम इसको यूज किया करेंगे। तो ये थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस की कैलकुलेशन है। एक और छोटी सी, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस को हम अगर डिफाइन करें, इट इज द एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ द शेयर आफ्टर द इशुएंस ऑफ राइट शेयर। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस एस्टिमेटेड प्राइस है। एक्चुअल प्राइस क्या होगी वो तो वक्त आएगा तो पता लगेगा, क्योंकि एक्चुअल प्राइस पे मार्केट में कोई और फैक्टर्स भी असरअंदाज हो सकते हैं। ये एस्टिमेटेड प्राइस है कि जब राइट शेयर ऑफर किया गया उस वक्त हम अंदाजा लगा रहे हैं कि शेयर इशू होने के बाद प्राइस कहां पर जाएगी। यू शुड नो राइट शेयर इशू जब किए जाते हैं तो कैसे ये प्रोसेस चलता है। कंपनी देखती है मुझे कितना पैसा चाहिए प्रोजेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने हिसाब लगाया कि हमें प्रोजेक्ट के लिए ₹100 मिलियन चाहिए, फंड रिक्वायर्ड। फिर आपने हिसाब लगाया, दूसरा स्टेप आपने लेना है कि भाई मेरे शेयर्स की करंट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। लेट्स अज्यूम आपने कहा जी मेरी करंट प्राइस 20 रुपए चल रही है। देन यू हैव टू डिसाइड, अच्छा फिर मुझे राइट प्राइस क्या रखनी चाहिए। लेट्स अज्यूम आपने डिसाइड किया अभी हम 15 रुपए पे ऑफर करेंगे राइट शेयर। अब आप सिंपली नंबर ऑफ राइट शेयर्स टू बी इशूड, यहां से नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकाल सकते हैं। इसका मतलब कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 100 मिलियन ओवर 15, कितने मिलियन शेयर इशू करने पड़ेंगे जी? 6.67 मिलियन। ये आपको राइट शेयर इशू करने पड़ेंगे, एग्रीड। और लेट्स अज्यूम आपने चेक किया कि मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर्स इन इशू जो हैं, लेट्स अज्यूम वो हैं जी आपके 30 मिलियन। तो यहां से आप राइट शेयर रेशियो निकाल सकते हैं। राइट शेयर रेशियो 6.67 रेशियो 30, ये आपकी राइट शेयर रेशियो आ गई। कि आपकी रेशियो क्या जी? हर 30 शेयर्स के बदले 6.67 शेयर इशू किए जाएंगे और इनकी प्राइस क्या होगी? 15 रुपए। जिस बंदे के पास 30 शेयर्स हैं उसको 6.67 शेयर ऑफर किए जाएंगे 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो दिस इज वर्किंग इज प्रिपेयर्ड। राइट शेयर्स की वर्किंग कैसे की जाती है। फंड रिक्वायरमेंट है, फंड रेज करने का तरीका है राइट शेयर इशू। और राइट शेयर ऑफर कैसे बनी? ये राइट शेयर ऑफर बन गई है राइट प्राइस के हिसाब से। एक इसी केस में जरा बताइए थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या आएगी? इसकी कैलकुलेट कीजिए थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस।
फॉर्मूला आपके पास है जी, पेज नंबर 153 की टॉप पे। $19.09, ठीक है जी। 15.90, इतना फर्क कहाँ से आ गया भाई? बेटा लिखा है कहीं पे या ज़बानी कलामी करी जा रहा है जी? अब करो उसको ज़बानी कलामी। ये लिखा फैक्टर 19.09। हाँ जी, आपको फार्मूला मैंने बोला, फार्मूला पढ़िए, फार्मूला को देख के अप्लाई कीजिए। एग्जिस्टिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड विद राइट प्राइस प्लस राइट शेयर मार्केट प्राइस प्लस राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस। राइट शेयर्स इस प्राइस पे आ रहे हैं, करंटली आपके पास 30 शेयर इस प्राइस पे हैं, तो टोटल आपके पास जो 36.67 शेयर्स उनकी वैल्यू क्या बनी? थ्योरेटिकल एक्सट्रैक्ट प्राइस इज 19.09 जी। बेटा मिलियन लिख दीजिए, ये भी तो मिलियन है ना फिर बेटा। शेयर्स तो रुपीज़ गलत लिखा होता है, 30 मिलियन शेयर्स इन इशू है ना, 30 मिलियन शेयर्स इन इशू, ठीक है। रेशियो हमने बनाई 6.67 इंटू 30, हमने 6.67 मिलियन राइट शेयर इशू करने हैं। 30 मिलियन शेयर ऑलरेडी इन इशू हैं, तो हमारी रेशियो क्या बनी? 30 शेयर के बदले 6.67 शेयर्स, 30 मिलियन शेयर्स के बदले इतने शेयर्स, तो रेशियो हम 30 मिलियन शेयर्स के पीछे, 30 शेयर के पीछे, हर 30 शेयर के पीछे 6.67। सॉरी जी, सिंपली वेटेड एवरेज है। थ्योरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस इज सिंपली वेटेड एवरेज प्राइस। क्या आपके पास 30 शेयर ऑलरेडी हैं एज अ शेयर होल्डर 20 रुपए के हिसाब से, आपने 6.67 शेयर मजीद खरीद लिए 15 रुपए के हिसाब से, तो टोटल आपके पास 36.67 शेयर्स हो गए और ये उनकी टोटल वैल्यू है। तो टोटल वैल्यू है टोटल शेयर, सिंपल एवरेज है, मतलब वेटेड एवरेज है, बेसिकली ये वेटेड एवरेज है यहाँ पे। अच्छा जी, इसी अंदाज में हमारे पास ये एक और छोटी सी कैलकुलेशन है। XYZ company announces 2 for 5 right share issue at 2.5 per share. There are currently 12 million shares in issue and current market price of the share is 2.8. तो ये जी 2 for 5 आप उठाएं रेशियो, ये आपकी राइट प्राइस आ गई, ये करंट मार्केट प्राइस आ गई, तो 5 इंटू 2.8, 2.5 इंटू 2 और 5 प्लस 2 7, 2.71, ये आपकी थ्योरेटिकल एक्सट्रैक्ट प्राइस आ गई। आपके पास हर 5 शेयर के बदले 2 राइट शेयर जाने हैं, 5 शेयर जो करंटली आपके पास 2.8 के हिसाब से हैं, 2 शेयर मजीद मिल जाएंगे आपको 2.5 के हिसाब से। 5 शेयर 2.8 के हिसाब से हैं, 2 मजीद मिल जाएंगे 2.5 के हिसाब से। टोटल वैल्यू आपके 7 शेयर्स की क्या है? एवरेज पर शेयर क्या आएगी? थ्योरेटिकल एक्सट्रैक्ट प्राइस, इट इज द एस्टिमेटेड प्राइस, एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस आफ्टर द इशुएंस ऑफ राइट शेयर। मैं राइट का प्रोसेस बताना चाह रहा था आपको मजीद, वो मैं कैलकुलेशन के बाद दोबारा इधर आ गया। ऑर्गेनाइजेशन इस अंदाज में वर्किंग करके जब डेवलप कर लेते हैं कितना पैसा चाहिए और उसके बदले क्या रेशियो बन रही है, जब ये वर्किंग कर ली जाती है तो हर इंडिविजुअल शेयर होल्डर को उसकी शेयर होल्डिंग के हिसाब से राइट लेटर इशू किया जाता है कि ये आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स इतने के रिस्पॉन्स में कंपनी आपको इतने राइट शेयर्स ऑफर कर रही है इस रेशियो के हिसाब से, और उसके लिए आपको इतने पैसे 15 रुपए के हिसाब से बैंक में जमा कराने हैं। डेट दे दी जाती है, बैंक का नाम बता दिया जाता है। अब राइट लेटर तमाम शेयर होल्डर्स को मिलता है, उस राइट लेटर के अगेंस्ट शेयर होल्डर्स हु आर विलिंग टू बाय राइट शेयर्स, जो अपनी कंपनी में मजीद पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हैं, दे विल गो टू द बैंक ऑन द ड्यू डेट या बिफोर द ड्यू डेट एंड दे विल डिपॉजिट द रिक्वायर्ड अमाउंट, मेंशन्ड अमाउंट ऑन द राइट लेटर, और वो पैसा फिर बैंक कंपनी के अकाउंट में पहुंचेगा, तो वहां से कंपनी अकॉर्डिंगली उनको मजीद शेयर्स उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी इशू करके। हाँ, ये भी हो सकता है कि मुझे राइट लेटर मिला और शायद मेरे पास मजीद कंपनी को देने के लिए पैसा नहीं है, या शायद मैं विलिंग नहीं हूं कंपनी में मजीद पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, सो आई मे डिसाइड टू सेल माई राइट एज इट हैज सर्टन वैल्यू। राइट की वैल्यू होती है और मैं उस वैल्यू के अगेंस्ट अपने राइट को बेच सकता हूं। वैल्यू ऑफ राइट क्या है? थ्योरेटिकल एक्सट्रैक्ट प्राइस माइनस राइट प्राइस।
फॉर एग्जाम्पल हमने अभी इलस्ट्रेशन 1 देखी थी, इलस्ट्रेशन 1 हमने देखी थी, उसमें हमने देखा था कि जी थ्योरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस 2.4 है और राइट प्राइस उसमें 2.2 थी, यही थी ना, ये हमने ये देखी थी, ये 2.4 राइट प्राइस निकाली थी इलस्ट्रेशन 1 में और ये 2.2 इसमें राइट प्राइस थी। ये आपकी थ्योरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस, ये राइट प्राइस। तो वैल्यू ऑफ राइट क्या है? इट इज थ्योरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस माइनस राइट प्राइस। हमारी इलस्ट्रेशन 1 के केस में इट इज 0.2 पर न्यू शेयर इशूड। ये वैल्यू क्यों वैल्यू कहलाती है? मेरे पास अगर एक लेटर आया है, सपोज एक शेयर खरीदने का, ये मैं यूं करता हूं, एक शेयर खरीदने का लेटर आया है, अगर मैं ये लेटर आपको ट्रांसफर करूं, अगर मैं ये लेटर आपको ट्रांसफर करूं, जस्ट लाइक शेयर्स, राइट लेटर भी ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, तो आप इस राइट लेटर से क्या फायदा कमा सकते हो? 0.2। आप क्या फायदा कमाओगे? आप 2.2 कंपनी को देके उसके बदले एक शेयर ले लोगे और जब शेयर आपके हाथ में आएगा उसकी मार्केट प्राइस क्या होगी? 2.4। इसका मतलब मेरे लेटर की बेसिस पे 0.2 रुपीज पर शेयर मुनाफा कमाया जा सकता है। इसका मतलब आई शुड बी सेलिंग दिस राइट एट 0.2। वैल्यू ऑफ राइट क्या है कि उस लेटर की मदद से कोई भी इन्वेस्टर क्या फायदा कमा सकता है? वो ये फायदा कमा सकता है। तो अकॉर्डिंगली दिस लेटर हैज अ वैल्यू 0.2 पर शेयर। एक शेयर का लेटर है तो 0.2 मिलेगा, 100 शेयर का लेटर है तो इंटू 100 कर दो, 20 रुपए का बिकेगा, एंड सो ऑन। वैल्यू ऑफ राइट। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जब राइट शेयर्स इशू हो जाते हैं तो फिर एग्जिस्टिंग और राइट शेयर में फर्क कोई नहीं रहा, दे आर ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है, दे आर ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स। और राइट शेयर इशू होने के बाद ऑर्डिनरी शेयर की वैल्यू थ्योरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस पे आ जाती है, एक्सपेक्ट मतलब एस्टिमेटेड एक्चुअल बल नीचे आ जाती है। राइट शेयर इशू होने के बाद शेयर्स की प्राइस एवरेजिंग से नीचे आती है और जब वो नीचे आ गई तो तमाम शेयर्स पे वो एप्लीकेबल है, वो एग्जिस्टिंग शेयर्स पे भी और राइट शेयर्स पे भी। तो आपका कहना है कि भाई उसने राइट शेयर राइट लेटर बेच दिया और उसके एग्जिस्टिंग शेयर की वैल्यू गिर गई तो कंपनसेशन मिली ना उसको? राइट शेयर बेच के, राइट शेयर बेच के पैसा मिला ना, दैट इज द कंपनसेशन फॉर दैट, ठीक है, नुकसान नहीं होगा उसको। अभी हम देखेंगे, इस पे बात करेंगे इसमें मजीद। ये बात ध्यान में रखें कि शेयर होल्डर इज नॉट एट द लूजिंग एंड एज लॉन्ग एज ही और शी यूजेस द राइट लेटर। अभी इस मजीद बात करेंगे। जी कोई और सवाल किसी के ध्यान में? ये वही बात जो आपने अभी की थी उसको हम इस एग्जाम्पल में कंप्रिहेंसिवली कवर करते हैं। एक शेयर होल्डर जिसको राइट ऑफर वसूल हुई है उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? देयर आर 4 ऑप्शंस। ही और शी मे डिसाइड टू टेक अप हिज राइट्स बाय बाइंग द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स। ही मे रिनाउंस हिज राइट्स एंड सेल देम इन द मार्केट। फैसला करे जी मैंने नहीं खरीदना, मार्केट में बेच दे। रिनाउंस पार्ट ऑफ हिज राइट्स एंड टेक अप द रिमाइंडर। पार्ट राइट्स मार्केट में बेच दे, पार्ट के अगेंस्ट पैसा देकर शेयर बाय कर ले। और चौथी ऑप्शन है डू नथिंग। ये 4 ऑप्शन है, 4 पॉसिबल एक्शंस है जो एक शेयर होल्डर ले सकता है जिसको राइट लेटर मिला। ऑप्शन नंबर 1, सारे राइट्स के अगेंस्ट बैंक को पैसे देके राइट शेयर्स बाय कर ले। ऑप्शन नंबर 2, सारे राइट्स मार्केट में बेच दे, पैसे ना दे कंपनी को, मार्केट में राइट्स बेच दे, क्योंकि राइट भी शेयर की तरह एक ट्रांसफरेबल सेलेबल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन नंबर 3 से 1000 राइट्स ऑफर हुए हैं, 500 राइट्स बेच दे, 500 के शेयर्स बाय कर ले, शायद उसका फंड्स कम अवेलेबल थे, ये ऑप्शन भी है। ऑप्शन नंबर 4 डू नथिंग, मतलब उसको लेटर की अहमियत का नहीं पता था, उसको समझ नहीं आई ये क्या चीज है, इग्नोर हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहां पे है कुछ ना कुछ एक्शन लिया, यहां पे कुछ एक्शन ना लिया, ठीक है। ये 4 ऑप्शन अवेलेबल है। हम रिक्वायरमेंट अगली इलस्ट्रेशन देखते हैं और देखते हैं यहां पे हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। Gamma company has issued share capital of 80 million shares with a current market value of 0.8 each. It announces a 1-for-2 rights issue at a price of 0.5 per share. It therefore plans to raise 20 million in new funds by issuing 40 million new shares. Calculate the X right price, and for a shareholder B holding 1000 shares in Gamma, consider the impact on his wealth if he takes up the rights, sells his rights, buys 200 shares and sells the rights to a further 300, takes no action. 4 ऑप्शन हैं जो कह रही है, इन चारों ऑप्शन का शेयर होल्डर मिस्टर बी की वेल्थ पे इंपैक्ट बताइए क्या है। लेकिन उससे पहले थ्योरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स कैलकुलेट द थ्योरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस फर्स्ट, फिर हम बात करते हैं जिस पे।
अच्छा जी, सबसे पहले थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस लेते हैं। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स उसमें हम उठाते हैं ऑफर 1 for 2 है जी, तो एग्जिस्टिंग शेयर्स 2 हो गए, करंट प्राइस 0.8 होगी, प्लस राइट शेयर ऑफर 1, राइट प्राइस 0.5 ओवर 2 + 1। तो जनाब क्या है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस? 0.70। दिस इज थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। और हम यहाँ पे उसने कहा तो नहीं, लेकिन वैल्यू ऑफ राइट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें, क्योंकि हमने राइट्स बेचने भी तो है ना, तो हम वैल्यू ऑफ राइट भी निकाल लेते हैं। इट इज थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस माइनस राइट प्राइस 0.2। अच्छा जी, अब आइए ऑप्शंस के ऊपर। हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं, उनको हमें वैल्यूएट करना है, तो हम 4 ऑप्शन को वैल्यूएट करने के लिए 4 कॉलम बना लेते हैं जी। Wealth of Mr. B before right issue and after a right issue। और फिर हम इम्पैक्ट देख लेंगे, इम्पैक्ट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज, उसकी वेल्थ पे क्या असर पड़ा वो हम यहाँ पे गेज कर लेंगे। अच्छा जी, हम सबसे पहले केस पे आते हैं, टेक्स अप राइट्स वाली ऑप्शन। अगर राइट ऑफर जब राइट ऑफर आया उस वक्त मिस्टर बी के पास कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स हैं, और उनकी प्राइस क्या है? 0.8। ये बनती है जी कितनी? 800। इसके अलावा इस केस में मिस्टर बी अगर राइट शेयर्स को बाय करना चाहते हैं, पहले केस में यही है ना, बाय कर ले, तो उसके लिए जरूरी है उसके पास कैश भी हो, तभी शेयर बाय करने का फैसला करेगा। इसका मतलब उसके पास कैश भी है। तो कितना कैश होना चाहिए जी इसके पास? कितने राइट्स ऑफर हो रहे हैं उसको? कितने राइट शेयर ऑफर हो रहे हैं? 1 for 2, तो उसको तो 1000 के पीछे 500 मिला ना, ठीक है। 500 उसको ऑफर हो रहे हैं राइट्स, और किस प्राइस पे? 0.5 पे। तो कितना पैसा? 250 कैश इसके पास होना चाहिए। इसका मतलब इसकी टोटल वर्थ 1050। एग्रीड जी? वेल्थ ऑफ मिस्टर बी बिफोर द राइट इशू, पहले केस में इतनी है, 8000 शेयर है 0.8 के हिसाब से, और उसके बैंक में 250 कम से कम जरूर पड़ा हुआ है, तभी ये ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है। अच्छा, अब अगर मिस्टर बी ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेता है तो क्या उसके पास कैश बचेगा? ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए विल हैव टू पे कैश टू द कंपनी, ये 500 वो कंपनी को दे देगा, तो कैश तो हो जाएगा उसका 0, कैश तो हो जाएगा इसका 0। और शेयर्स कितने हो जाएंगे इसके पास? 1500 शेयर हो जाएंगे, और उनकी वैल्यू क्या होगी? 0.7। बिल्कुल ठीक है जी, वैल्यू होगी 0.7 थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। तो कितनी बन गई वेल्थ जी? 1050। तो जनाब 1050, पहले भी 1050, बाद में भी 1050, इसका मतलब इंपैक्ट ऑन वेल्थ नील। पहले भी 1050, बाद में भी 1050, इंपैक्ट ऑन वेल्थ नील। तो हमने यहां पे क्या सीखा कि भाई अगर पहला केस है जिसमें वो फैसला करता है शेयर्स, राइट शेयर्स बाय करने के बारे में, जिसमें वो फैसला करता है राइट शेयर्स बाय करने के बारे में, तो उस केस में वेल्थ पहले भी 105 थी, बाद में भी 105 है, सिर्फ शेप बदल लिया। पहले शेयर प्लस कैश था, बाद में सारे शेयर में चली गई। इंपैक्ट ऑन वेल्थ इज नील। ऑप्शन नंबर 2, 1000 शेयर इसके पास हैं 0.8 के हिसाब से 800। ही डिसाइड्स टू सेल हिज शेयर्स, शायद उसके पास कैश है ही नहीं, तो उसकी टोटल वेल्थ 800 ही है, ऐसा ही ये बात हुई ना। अब जब उसने राइट्स बेच दिए, तो राइट्स बेच के कैश कितना मिला उसको?
500 राइट्स हैं उसके पास और वैल्यू इज 0.2, 100 का कैश मिल गया उसको और शेयर उसके पास 1000 के 1000 ही रहे, लेकिन उनकी वैल्यू अब होगी है 0.7, 700। तो वेल्थ कितनी हुई जी? 700 जमा 100, इट्स द सेम, 800। इम्पैक्ट ऑन वेल्थ इज निल। तो मिस्टर बी राइट शेयर्स बाय करे या राइट्स बेचे, उसकी वेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ा। वेल्थ की शेप बदल रही है। पहले सारी की सारी वेल्थ शेयर्स में थी, इस केस में जब उसने राइट्स बेचे तो कुछ कैश मिल गया, लेकिन जो कैश मिला उतना ही उसकी शेयर की वैल्यू ड्रॉप हो गई। वेल्थ वहीं की वहीं खड़ी है उसकी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, शेप बदली है जरा। तीसरा केस यहीं से शुरू होगा। 800 शेयर्स इसके पास हैं और वो 200 शेयर राइट्स बाय करना चाहता है। 200 शेयर्स बाय करने के लिए उसका कितना पैसा होना चाहिए? 100। इसका मतलब उसकी करंट वेल्थ बिफोर द राइट इशू वेल्थ उसकी 900 है। अब उसने 200 शेयर्स बाय किए हैं और 300 के राइट्स बेचे हैं। जो राइट्स बेचे हैं उनसे कितना पैसा मिला उसको? 60। जो राइट्स बेचे हैं उनसे मिला 60 और शेयर्स उसके पास हो गए अब 1000 जमा 2, 1200 और वो 0.7 के हिसाब से ट्रेड हो रहे हैं। कितने बने ये? 840। टोटल करें तो 900। इंपैक्ट ऑन वेल्थ निल। तो रेट आप सारे शेयर्स बाय कर लो, अब सारे राइट्स बेच दो, आप पार्टली राइट्स शेयर बाय करो, पार्टली राइट्स सेल करो, वेल्थ पे इंपैक्ट इज 0। वेल्थ पे कोई असर नहीं आ रहा, आप अमीर नहीं हो रहे। राइट्स शेयर्स बाय करने से या राइट्स बेचने से आपकी वेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर 4, डू नथिंग। अगर आप डू नथिंग पे जाते हो तो आपके पास जो 1000 शेयर्स 800 रुपए के थे पहले, वो 1000 शेयर्स अब रह जाएंगे 700 के। इसका मतलब आपको वेल्थ में लॉस आ जाएगा 100 का। और ये लॉस क्यों आ रहा है? जरा ये लॉस क्यों आ रहा है कि आपका एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि 100 रुपए का बिक सकता था, एक्सपायरी से पहले, इसकी डेट होती है ना, एक्सपायरी से पहले वो 100 रुपए का बिक सकता था, यू इग्नोर्ड इट। आपने इसको बेच के 100 रुपया जनरेट कर सकते थे। इस केस में आपने कुछ एक्शन नहीं लिया, तो आपने वो 100 रुपए का इंस्ट्रूमेंट को एक्सपायर होने दिया और वो एक्सपायरी विल कॉस्ट यू। तो यहां से अब आप जो चीज समझ सकते हैं, जो हमने कहा था ना, राइट इशू वुड सेल्डम फेल, वो कभी फेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राइट इशू के फेलियर का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि शेयर होल्डर तो अभी अपना नुकसान कभी नहीं करेगा। शेयर होल्डर्स आर रैशनल, दे विल नॉट टेक एनी डिसीजन विच विल रिजल्ट इन फॉल ऑफ देयर वेल्थ। तो डू नथिंग में फॉल ऑफ वेल्थ है। यहां पे देखिए, यहां पे शेयर होल्डर ने खुद कंपनी को पैसे दे दिए, जितने पैसे कंपनी ने मांगे उसने दे दिए। यहां पे शेयर होल्डर ने खुद पैसे नहीं दिए, अपना राइट किसी और को बेचा। अब जिस बंदे ने राइट खरीदा है वो पैसे देगा, उसने पैसे जाया करने के लिए तो राइट नहीं खरीदा, वो पैसे देगा कंपनी को। जिसने राइट खरीदा है वो कंपनी को पैसे देके शेयर बाय करेगा, कंपनी को फिर पैसे मिलेंगे। ये भी लगभग वही सिनेरियो है। कुछ पैसे शेयर होल्डर ने दे दिए, कुछ पैसे जिसने राइट खरीदे हैं उसने दे दिए कंपनी को, कंपनी का काम हो गया, आपकी वेल्थ पे असर नहीं पड़ा। अब यहां पे नो एक्शन की सूरत में शेयर होल्डर को तो नुकसान हुआ, उसकी वेल्थ में ड्रॉप आ गया। कंपनी के पास डिस्क्रिशन होती है इस केस में कि जब शेयर होल्डर ने राइट अवेल नहीं किया, अब कंपनी अपनी डिस्क्रिशन से किसी और को वो राइट्स ऑफर करके अपनी डिजायर्ड अमाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट रेज कर सकती है। क्योंकि शेयर होल्डर ने अपना राइट, जो प्रीएम्प्टिव राइट उसको दिया गया था, उसने उसको एक्सरसाइज नहीं किया, फोरगो कर दिया है। फिर कंपनी अपनी डिस्क्रिशन से किसी इंस्टीट्यूशन को बेचे, किसी इंडिविजुअल को बेचे, वो शेयर्स बेच के अपनी रिक्वायर्ड फंड रेज करेगी और अपने प्रोजेक्ट से परसू करेगी। तो यहां पे हम इसलिए कह रहे हैं कि रेयरली फेल्स, हमने कहा था राइट इशू रेयरली फेल्स। फेल सिर्फ उस सूरत में होगा, मतलब फेल तो होगा ही ना बेसिकली। शेयर होल्डर ने अगर नहीं भी लिया तो कोई और जरूर बाय करेगा, क्योंकि इसको यकीन बाय करने में फायदा है। मार्केट प्राइस से कम प्राइस में ऑफर किया जाता है, इट हैज सम बेनिफिट। तो ये जनाब एक हमने स्टडी की, इंपैक्ट की। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी बिल्कुल, पहले अनाउंस होता है फिर जाता है। सॉरी, प्राइस थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस है। एक्स राइट प्राइस से मराद शेयर प्राइस आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ राइट शेयर्स। मार्केट में अभी राइट लेटर आया है, राइट शेयर्स नहीं आए। पहले राइट लेटर शेयर होल्डर के पास जाता है, शेयर होल्डर उस राइट के अगेंस्ट पैसे जब कंपनी को देगा, फिर उसको राइट शेयर इशू होंगे, फिर राइट शेयर उसकी एवरेजिंग में शामिल होते हैं, तब प्राइस के, जब राइट शेयर इशू हो जाते हैं तब फिर प्राइस ड्रॉप होती है।
और ये हम थ्योरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, एस्टिमेटेड शेयर प्राइस आफ्टर द राइट इशू। एक्चुअल प्राइस मे बी डिफरेंट, जैसे मैंने कहा, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द मार्केट प्राइस। जी अच्छा, एक शेयर रीपरचेज की भी एक टर्म होती है, शेयर रीपरचेज। आल्दो ये फाइनेंस रेज करने के कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं होती, लेकिन चूंकि इक्विटी से रिलेटेड है और हम इक्विटी पे डिस्कशन कर रहे हैं और इक्विटी की डिस्कशन के बाद हमने डेट पे जाना है, तो हम इसीलिए इसको यहाँ पे डिस्कस करके इसको भी क्लोज कर देते हैं। शेयर रीपरचेज से मुराद है कि कंपनी अपने ही शेयर्स खुद मार्केट से बाय करे। कंपनी अपने शेयर्स मार्केट से क्यों बाय करेगी? जनरली इसकी दो पॉसिबल रीजंस देखी जाती हैं कि कंपनी के पास सरप्लस कैश जनरेट हुआ है, सरप्लस कैश जनरेट हुआ है और कंपनी उस कैश पे, ज़ाहिर बात है कैश अगर बिजनेस में रिटेन करते हैं तो कैश रिटेन करने में शेयर होल्डर्स विल एक्सपेक्ट रिटर्न कि जी मेरा पैसा, कंपनी ने मुनाफा कमाया, कैश जनरेट किया और अपने पास रखा है तो मुझे रिटर्न दे। और रिटर्न देने के लिए शेयर होल्डर को कंपनी मस्ट हैव सम प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल। और एट टाइम इकोनॉमी में ऐसे मसाइल आ जाते हैं कि प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल नहीं होते। कंपनी ने पैसा कमा लिया, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है। वन ऑप्शन कुड बी, कभी पैसा है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दो। वहां पे एक इशू आता है जिसको आगे चलकर मैं भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं आपको सिर्फ हिंट दे देता हूं कि डिविडेंड में देयर इज टैक्स इंप्लीकेशन फॉर द शेयर होल्डर्स एज वेल, विच शेयर होल्डर्स मे नॉट वांट टू इनकर। अब आपके पास पैसा है और आपको शेयर होल्डर की तरफ से मैसेज आया है कि भाई हमें डिविडेंड की टैक्स इंप्लीकेशन नहीं चाहिए और पैसे पे रिटर्न देने के लिए यू डोंट हैव अ प्रोजेक्ट। शेयर रीपरचेज, आप शेयर होल्डर से शेयर्स बाय करके उनको कैंसिल कर सकते हैं। कैश आपकी जेब से निकल जाता है, शेयर्स आप लेके उनको कैंसिल करते हैं, तो जिससे आपकी जो इक्विटी है वो डाउन हो जाती है, आपके नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू जो है वो आपके डाउन हो जाते हैं। तो जिन शेयर होल्डर ने पैसा लिया, अपने शेयर्स बेचे, उनको पैसा भी मिल गया, उनको डिविडेंड इनकम भी नहीं आई। कंपनी का जो मसला था मेरी जेब से पैसा निकल जाए, पैसा भी निकल गया उसका, ठीक है। तो जो कंपनी के पास सरप्लस कैश पड़ा हुआ था, जिस पे शेयर होल्डर्स रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स नहीं थे जिसमें वो इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट कर सके, तो उसका सोल्यूशन क्या है? शेयर रीपरचेज। पैसा आप कंपनी में आइडल फंड कभी नहीं रखे जाते। कंपनी पैसा सिर्फ उतना रखती है जितना उसको बिजनेस में वर्किंग कैपिटल के लिए जरूरत है या फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए जो नियर फ्यूचर में ड्यू है उसके लिए उसकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग में रिक्वायरमेंट है। आइडल फंड्स कंपनी में कभी नहीं पड़े रहने चाहिए, क्योंकि पैसा आइडल पड़ा हुआ है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के लिहाज से वो वैल्यू गिरती जा रही है, उसकी पैसे की वैल्यू गिरी है। पैसा सर्कुलेशन में रहना चाहिए। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में उसको नहीं डाल पा रहे तो इट्स बेटर कि आप शेयर होल्डर्स को वापस कर दें। एक तो हमने कहा दिस इज रीजन जिसकी वजह से पैसा वापस करते हैं। एट टाइम ये भी होता है कि आपको डेट बहुत सस्ते दामों मिल रहा है मार्केट में। इक्विटी की कॉस्ट काफी हाई होती है, हमें पता है, लेकिन अगर ये गैप स्प्रेड बहुत ज्यादा हो जाए, डेट बहुत चीपली और इजीली अवेलेबल है, तो यू मे लाइक टू रेज डेट एंड रिडीम इक्विटी। सस्ते दामों लोन लो और शेयर्स रिडीम कर दो। उसे होगा क्या? कुछ जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स होंगे दे विल स्टार्ट गेटिंग हायर ईपीएस, ठीक है, उनकी अर्निंग ज्यादा उनको मिलनी शुरू हो जाएगी। सो ये भी कंपनी अपनी ओवरऑल रिटर्न टू शेयर होल्डर बढ़ाने के लिए ये मेजर्स भी, इन दो रीजन की वजह से शेयर रीपरचेज की ट्रांजैक्शन को हम देख सकते हैं। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल शेयर रीपरचेज के ऊपर? जी ये आप बिल्कुल अपनी ऑफर आप पब्लिक को देते हैं कि जी इस डेट तक जो लोग इंटरेस्टेड है अपने शेयर्स इस प्राइस पे बेचने पे, दे कैन कम एंड सेल देयर शेयर। एक प्राइस अनाउंस कर दी जाती है, कंपनी एक प्राइस अनाउंस करती है और कंपनी जो प्राइस अनाउंस करती है मार्केट प्राइस पर उसी पर रुक जाती है जाके, हो सकता है। और नॉर्मली कंपनी जो प्राइस अनाउंस करती है वो मार्केट प्राइस से मैचिंग ही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस 20 रुपये चल रही है तो कंपनी विल अनाउंस कि जनाब फलानी तारीख तक इतने शेयर 20 रुपये पे आई एम विलिंग टू बाय। तो कंपनी जब 20 पे खरीदी है तो मार्केट में कोई भी 20 से ऊपर नहीं खरीदता फिर, क्योंकि इंडिकेशन है कंपनी 20 पे ले रही है तो कोई और बार 20 से ज़्यादा क्यों ले। तो नॉर्मली एक प्राइस अनाउंस की जाती है जिस पे फिर शेयर होल्डर्स वो शेयर्स कंपनी को बेचते हैं और वो इन लाइन विद द मार्केट ही होगी, क्योंकि अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ना बाय शेयर होल्डर्स वुड सेल। और अगर मार्केट से ज़्यादा रख दो तो शेयर प्राइस ऊपर चली जाएगी, वो भी अनफेयर हो जाता है, वो आर्टिफिशियली प्राइस को इंजेक्शन लगाने वाली बात होगी, वो भी इतनी फेयर बात नहीं है। प्राइस नीचे रखोगे मार्केट से कोई बेचेगा नहीं आपको, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मली इसको लॉजिकली स्पीकिंग इट शुड बी मैचिंग विद द मार्केट प्राइस। शेयर रीपरचेज शुड बी एट द मार्केट प्राइस। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल?
अच्छा जी, जिस तरह पब्लिक से फाइनेंस रेज करना हो, इक्विटी फाइनेंस हम शेयर्स इशू करते हैं, इसी तरह पब्लिक से अगर हमने डेट फाइनेंस रेज करना हो तो हम पाकिस्तान में टर्म यूज की जाती है टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, हम वो इशू करते हैं। जेनेरिक टर्म, इसका जेनेरिक नेम डिबेंचर है। डिबेंचर इज जेनेरिक नेम जो एकेडमिक टर्म यूज की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में डेट इंस्ट्रूमेंट को टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स या TFC कहा जाता है। डेट रेज करने के हमें पता है लॉन्ग टर्म डेट लेना हो तो हम बैंक से भी ले सकते हैं, बट बैंक से डेट रेज करना, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिस्कशन के लिए है नहीं। बैंक से लोन लेना, उसमें कोई बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी ऐसी नहीं है, ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसमें हमें कुछ हमारी यहाँ पे डिस्कशन रिक्वायर्ड हो, इसलिए अकॉर्डिंगली बुक में भी हमें कुछ लिखा उस पर नजर नहीं आता, क्योंकि दैट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन कि बैंक के पास जाएं, एप्लीकेशन दें, बैंक आपको सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन करेगा, वैल्यूएशन करेगा, लोन दे देगा। रिलेटिवली सिंपल प्रोसीजर है। हाँ, जब हम TFCs की डिवेंचर की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इसके मैकेनिज्म है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, इसलिए हमारी डिस्कशन TFCs के रेफरेंस से काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो जनाब, डिवेंचर या TFC is a written acknowledgement of debt received by a company from investor exactly in the same manner as shares is an acknowledgement of equity received by the company from the investor. So equity receive करो, शेयर इशू करते हो, डेट रिसीव करो, डिवेंचर इशू करते हो। डिवेंचर सर्टिफिकेट में जनरली कुछ प्रोविजंस लिखी होती हैं, वो क्या क्या हैं? अमाउंट ऑफ डेट रिसीव्ड विच इज जनरली टर्म्ड एज नॉमिनल वैल्यू ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, पार वैल्यू कह लीजिए। पाकिस्तान में सर्टिफिकेट जो होता है TFC, उसकी फेस वैल्यू होती है 5,000 रुपीज़। पाकिस्तान में TFC इंस्ट्रूमेंट, उसकी फेस वैल्यू होती है 5,000 रुपीज़। पाकिस्तान में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है? नॉर्मली 10 रुपीज़, नॉर्मली 10 होती है, 100 भी होती है। वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, बट मोस्ट ऑफ द कंपनी इट इज 10, इन मोस्ट ऑफ द कंपनी इट इज 10। 100 रुपीज़ के भी हमें शेयर नजर आते हैं फेस वैल्यू वाले, बट नॉर्मली इट इज 10 रुपीज़ और डिबेंचर में इट इज 5,000। इंटरनेशनली शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू होती है जी £1 या $1 या €1, और डिबेंचर के सर्टिफिकेट की नॉमिनल वैल्यू होती है $100, £100 या €100। ठीक है, तो ये इंटरनेशनली जो नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू इन प्रैक्टिस है, और जो पाकिस्तान में इन प्रैक्टिस है मैंने आपसे शेयर की। तो सर्टिफिकेट के ऊपर अमाउंट रिसीव लिखी होती है, एक सर्टिफिकेट, उसके ऊपर लिखा हो जी 5,000। रीपेमेंट डेट, उसका पैटर्न क्या है, कंपनी किस कब पे करेगी, लमसम पे करेगी, इंस्टॉलमेंट में पे करेगी, इंटरेस्ट रेट क्या एप्लीकेबल है, उसका पेमेंट पैटर्न क्या है, पेमेंट इंटरेस्ट रेट की एनुअली है या 6 मंथली है, रीपेमेंट किस्तों में है या बुलेट है। ये सारी टर्म्स आपको डिवेंचर सर्टिफिकेट पे मिलती हैं। डिवेंचर सर्टिफिकेट को हम वैसे तो इन टर्म्स का बारीकी में जाएं, एकेडमिक मीनिंग थोड़ा फर्क हो सकता है। लोन नोट्स, लोन स्टॉक, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इन टर्म्स का एकेडमिकली बारीकी में जाएं, दे मे हैव डिफरेंट मीनिंग्स दैट नॉर्मली हम इनको डिबेंचर के सैनोनिम के तौर पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, आई रिपीट, बारीकी में जाएं, इनका डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, बट नॉर्मली हम इनको डिबेंचर के सैनोनिम की तरह तौर पे यूज करते हैं। बल लोन स्टॉक, लोन नोट्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या सिंपल बॉन्ड्स भी कहा जाता है बात का, इन सब का मतलब डिबेंचर ही लिया जाएगा अनलेस स्पेसिफिक टोल्ड अदरवाइज इन द क्वेश्चन। अच्छा जी, डिबेंचर्स के कुछ फीचर्स भी होते हैं। डिबेंचर्स कुड बी लिस्टेड और अनलिस्टेड। हाँ, ये ख्याल रखना है, लिस्टेड डिबेंचर सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के हो सकते हैं। एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसके डिबेंचर लिस्ट नहीं हो सकते। लिस्टेड कंपनीज दे विल हैव ऑप्शन टू गेट देयर डिबेंचर्स लिस्टेड एज वेल। तो डिबेंचर को लिस्टेड करने का फायदा क्या होगा भला? डिबेंचर इशू की सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। पब्लिक को आप जब पैसा मांग रहे हैं पब्लिक से कि भाई हमारे डिबेंचर खरीदो, हमें डेट दो, हमने प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, तो उसकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर पब्लिक को पता हो कि भाई इंस्ट्रूमेंट हम खरीदेंगे तो कल को मार्केट में बेच भी सकते हैं। अगर अनलिस्टेड इंस्ट्रूमेंट है वो तो फिर मैच्योरिटी पे ही रिटायर होंगे ना उनके पास। मैंने अगर किसी अनलिस्टेड इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया तो फिर मुझे तो पैसा मैच्योरिटी पे वापस आना है, लेकिन अगर मैं लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाता हूं तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मुझे जब पैसे की जरूरत होगी व्हाटएवर द मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग मैं उस पर बेच सकूंगा अपना इंस्ट्रूमेंट। सो लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों होते हैं। डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ऑल्दो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स रेयरली इशू होंगे, क्योंकि या आप कह सकते हैं कि जो बड़ी टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज हैं वही सिर्फ अनसिक्योर्ड डिबेंचर को इशू कर पाएंगी। हर कंपनी के पास इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी कि पब्लिक उसको सिक्योरिटी के बगैर लोन दे, लेकिन बहरहाल हो सकते हैं। और सिक्योरिटी फिक्स चार्ज भी हो सकती है, फ्लोटिंग चार्ज भी हो सकती है। क्या होता है ये फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज? काफी पढ़ा होगा आपने ऑडिट वगैरह में। फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज।
फिक्स चार्ज इसको दो एंगल से देखा जा सकता है। एक, फिक्स चार्ज में एसेट टैग्ड होता है, जब ये बिल्डिंग खड़ी हुई है टैग फिक्स एसेट्स है, ये प्लॉट है टैग हुआ है, इसके अगेंस्ट लोन सिक्योर्ड है। फ्लोटिंग एसेट में कैटेगरी ऑफ द एसेट मार्क होती है, एसेट स्पेसिफिकली मार्क नहीं होता। फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग एसेट क्या जी, इन्वेंट्री जो गोदाम के अंदर पड़ी हुई है उसके अगेंस्ट सिक्योर्ड है। अब इन्वेंट्री तो फिक्स नहीं होती ना, वो तो बिक भी रही है, पुरानी बिक रही है, नया फिर बन के माल आता जा रहा है, तो वो तो फ्लोट, उसकी वैल्यू भी फ्लोट कर रही है, कभी स्टॉक ऊपर है कभी स्टॉक नीचे है, उस पर टैगिंग भी नहीं हुई हुई, क्योंकि टैगिंग कर देंगे तो स्टॉक तो बड़ा खराब हो जाएगा ना, ऑब्सोलीट हो जाएगा। वी हैव टू कीप इट रनिंग, तो ये थोड़ा सा फर्क रहता है। एसेट की आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से भी फिक्स फ्लोटिंग डिफरेंट है, और वैल्यू के लिहाज से भी फिक्स फ्लोटिंग में फर्क आ जाता है। फिक्स्ड चार्ज में एसेट की वैल्यू भी फिक्स है ना, बिल्डिंग खड़ी है तो फिक्स वैल्यू पे खड़ी हुई है, वो स्टॉक कभी वैल्यू पर जा रही है कभी नीचे जा रही है, कंजम्पशन स्टॉक लेवल कभी हाई है कभी लो है, तो ये फिक्स फ्लोटिंग चार्ज आता है। डिबेंचर रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इरिडीमेबल भी हो सकते हैं। इरिडीमेबल से मुराद कि भाई पैसा लोन दे दो, जब तक कंपनी चल रही है इंटरेस्ट आता रहेगा, प्रिंसिपल कंपनी लिक्विडेशन पे करने की पाबंद है। इरिडीमेबल, इसको हम परपेचुअल डिबेंचर भी कहते हैं, परमानेंट भी कहते हैं, ठीक है, परमानेंट या परपेचुअल डिबेंचर भी कहते हैं, विच आर नॉट रीपेबल। नॉमिनल वैल्यू की बात मैंने आपसे कर ली। अच्छा जी, डिबेंचर्स वंस इशूड, तो जो लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी फिर मार्केट वैल्यू भी प्रिवेल करती है। नॉमिनल वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपने एक डिबेंचर इशू किया, 5,000 पे उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन जब एक डिबेंचर इशू हो जाता है तो लेटर ऑन उसकी मार्केट वैल्यू में चेंज, में डेविएट फ्रॉम द फेस वैल्यू। एट द टाइम ऑफ इशू मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू बराबर होती है। एट द टाइम ऑफ इशू डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या पार वैल्यू compared with market value, they are the same. लेकिन once a debenture has been issued later on, depending upon certain factors, its market value may deviate from the nominal value. ये deviation का लिंक हम अभी पढ़ लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन हमारे स्कोप में है। मैंने शतकाल को बताया था, वैल्यूएशन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट कहा था ना हमने, बिजनेस वैल्यूएशन में जाएंगे वहां पे डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल हम एक छोटा सा लिंक इसका पढ़ लेते हैं कि भाई इसका लिंक है किससे। डिबेंचर इशू हो जाए, इसकी मार्केट वैल्यू बदलेगी क्यों, किस वजह से बदलेगी। मार्केट वैल्यू बदलती है विद द चेंजेस इन मार्केट इंटरेस्ट रेट लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक डिबेंचर खरीदा ए लिमिटेड का, ए लिमिटेड ने डिबेंचर ऑफर किया 10% पर एनम पे। इसका मतलब 5,000 का सर्टिफिकेट अगर मैंने खरीदा है, मुझे सालाना कितना इंटरेस्ट आएगा। 5,000 का इंस्ट्रूमेंट 10% पर एनम 500। मैंने से अगस्त 2021 में ये इंस्ट्रूमेंट खरीदा था ए लिमिटेड का। अब अगस्त 2021 में ए लिमिटेड ने 10% पे डिबेंचर क्यों ऑफर किया होगा? व्हाई नॉट 11, व्हाई नॉट 9? इंटरेस्ट रेट ए लिमिटेड का किस चीज पे डिपेंडेंट है? Partially yes, but this is one factor. There are more factor to it. कोई कंपनी लोन जो रेज करती है, उस लोन पे वो क्या इंटरेस्ट पे करेगी, ये मैनी फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, लेकिन हम दो फैक्टर फिलहाल डिस्कशन में लाते हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट है। एक, व्हाट आर द बेस इंटरेस्ट लेवल्स इन द मार्केट प्रिवेलिंग, विच आर डिटरमिन्ड बाय मे बी स्टेट बैंक। बेस रेट्स क्या चल रहे हैं, पहला फैक्टर उस पर डिपेंडेंट है। दूसरा फैक्टर क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी की रेपुटेशन लेन देन में कैसी है, उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, क्या वो एक अच्छी रेपुटेशन कैरी करती है, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन बिजनेस में उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि लेंडर सिक्योर फील करता है, या लेंडर थोड़ा डाउटफुल है उससे रिकवरी के बारे में, क्रेडिट रिस्क क्या है। तो 2021 में जब मैंने डिबेंचर बाय किया 5,000 रुपीज का, 10% का मुझे ए लिमिटेड ने ऑफर किया था उस वक्त, वो उस वक्त की क्रेडिट रेटिंग और उस वक्त के बेस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एक सूटेबल रेट था। आई एक्सेप्टेड दैट। अगर वो रेट सूटेबल ना होता तो डिबेंचर इशू फेल हो जाता, मैं डिबेंचर बाय ना करता। कंपनीज दे हैव टू मेक श्योर दे ऑफर अ सूटेबल रेट मैचिंग विद द मार्केट इंटरेस्ट रेट्स एंड विद देयर क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल। उसके हिसाब से कंपनी अपना डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट बनाती है, अपनी ऑफर बनाती है, पब्लिक के सामने पेश करती है, पब्लिक को वो ऑफर सूटेबल लगती है तो पब्लिक वो लोन देगी 10% पे। बैंक तो अपना रेट खुद कैलकुलेट कर लेता है, पर पब्लिक तो खुद कैलकुलेट नहीं ना कर सकती। कंपनी अपनी ऑफर बना के
पब्लिक के सामने रखती हैं, पब्लिक को ऑफर सूटेबल लगती है, दे विल एक्सेप्ट इट, दे विल पे द, दे विल गिव द लोन टू रिसीव द इंटरेस्ट। ठीक है जी, मैंने 2021 में 5,000 रुपए दिए, 10% का डिबेंचर बाय कर लिया ए लिमिटेड से। अब आ गया 2022, लेट्स अज्यूम कंपनी की क्रेडिट रेटिंग वैसी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, रेपुटेशन उसकी ठीक वैसे मेंटेन है, जो पिछले साल थी एग्जैक्टली वैसी है। लेकिन क्या जरूरी है कि एक साल में बैंकों का बेस रेट भी वही रहे? ऊपर नीचे जाते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, अक्सर खबर आती है स्टेट बैंक ने बेस रेट बढ़ा दिया, स्टेट बैंक ने बेस रेट कम कर दिया। तो लेट्स अज्यूम ड्यू टू इंक्रीज इन द बेस रेट्स 2022 में भी कंपनी ए को पैसे की जरूरत है, लेकिन बेस रेट में चूंकि इजाफा हो चुका है, नाउ ए लिमिटेड इज ऑफरिंग इट्स डिबेंचर एट 12%। अब एक डिबेंचर मेरे पास पड़ा हुआ है, 5,000 मैंने दिया था, उस पर सालाना कितनी रिटर्न आ रही है? 500। एक डिबेंचर आपने खरीदा है, आपने 5,000 में खरीदा है, उस पर सालाना रिटर्न कितनी आ रही है? 600। अब क्या आपका डिबेंचर और मेरा डिबेंचर मार्केट में एक वैल्यू पे बिकेगा? हुज डिबेंचर विल फेच मोर वैल्यू? हुज डिबेंचर इज मोर वैल्यूएबल? जिस पे 600 इंटरेस्ट आ रहा है वो ज्यादा वैल्यूएबल है। तो होगा क्या? मेरा डिबेंचर की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि कंपनी ने अब 5,000 में वो डिबेंचर दे रही है कंपनी जो सालाना 600 इंटरेस्ट देता है, मेरा डिबेंचर अब सालाना 500 देता है। इस फर्क की वजह से मेरा डिबेंचर जो पहले का इशू था उसकी वैल्यू गिर जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो रिलेशनशिप क्या हुआ कि अगर एक डेट इंस्ट्रूमेंट के इशू होने के बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो पुराने डेट इश्यूज की मार्केट वैल्यू गिर जाती है, एंड वाइस वर्सा। अगर डेट इंस्ट्रूमेंट इशू होने के बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर जाते हैं तो पुराने डेट इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट कंपनी ऑफर कर रही है 5,000 रुपए में 8% इंटरेस्ट देने वाला, तो आपको तो 400 इंटरेस्ट आना ना, मेरा इंस्ट्रूमेंट 500 दे रहा है। अब 5,000 में आप 400 रिटर्न ले रहे हो, तो मैं 500 रिटर्न वाला इंस्ट्रूमेंट यकीनन ज्यादा दामों पे बेचूंगा, ज्यादा दामों पे बिकेगा। तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर में, मार्केट वैल्यू में और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स रिलेशनशिप है। मार्केट वैल्यू, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, मार्केट वैल्यू नीचे जाएगी, इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, मार्केट वैल्यू ऊपर जाएगी। इनकी कैलकुलेशंस भी हमारे स्कोप में है, उसको भी हम आगे चल के देखेंगे। बॉन्ड वैल्यूएशन हमारे स्कोप में है तो हम जरूर उस पर बात करेंगे, बट फिलहाल इतनी ही डिस्कशन काफी है कि नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू will be the same as long as there is no change in the market interest rate levels since the issuance date। लेकिन जैसे ही इश्यूएंस के बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट बदलेंगे या कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बदल जाएगी, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बदलेगी तो उसका भी इफेक्ट इंटरेस्ट रेट पे आ जाता है ना, तो भी बॉन्ड की वैल्यू बदल जाती है। मतलब जैसे ही इंटरेस्ट रेट दो वजूहत से बदल सकते हैं आपकी कंपनी के, एक मार्केट में बेस रेट बदलने से, एक कंपनी की अपनी क्रेडिट रेटिंग बदलने से। किसी भी वजह से आपकी कंपनी का एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट बदला, आपके पुराने इशूड बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू बदल जाएगी, ऊपर नीचे जाएगी इस रिलेशनशिप के मुताबिक। उसको नुकसान नहीं हो जाएगा। उसको क्यों नुकसान होगा? वो रिडम्पशन का इंतजार करे, वो मार्केट में क्यों बेचता है? कंपनी ने ये तो नहीं कहा कि मैं 4,000 पे रिडीम करूंगा, कंपनी ने तो रिडम्पशन पार पे ही करनी है ना। इनकम, यस आप कह सकते हो मार्केट रेट्स के मुकाबले में इनकम उसको अब कम मिल रही है, तो ये तो बात सौदे की है। जब उसने सौदा किया था उसको मार्केट रेट जो था उसको उसके साथ इनकम कमिट होगी। अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बदल चुके हैं तो अब ये उसकी लक है। बट यहां पे हम एक और बात भी कर सकते हैं ना, हम यहां पे एक और टर्म ले आते हैं इसी बात को लेके, फिक्स रेट, फ्लोटिंग रेट। इससे भी तो फेमिलियर है आप? तो अगर तो फ्लोटिंग रेट लोन है आपका, अगर आपका लोन फ्लोटिंग रेट है तो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होगा तो आपकी इनकम भी ऊपर नीचे हो जाती है ना। इसका मतलब फ्लोटिंग रेट लोन की मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के बराबर ही रहेगी। फर्क तो तब पड़ता है कि जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट और है और आपकी इनकम किसी और रेट पे आ रही है, और ऐसा सिर्फ तब होगा जब आपका फिक्स रेट लोन है। अगर आपका फ्लोटिंग रेट लोन है तो मार्केट में जो उतार चढ़ाव आएगा वो आपके इंस्ट्रूमेंट की इनकम में भी तो उतार चढ़ाव में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्लोटिंग रेट लोन में मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू शायद बराबर ही रहेंगी, क्योंकि यहां पे मार्केट इंटरेस्ट रेट और आपके इंस्ट्रूमेंट का इंटरेस्ट रेट हमेशा मैचिंग रहेगा। सॉरी, प्रेफरेंस? हाँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिफरेंट नोयत का होता है। हमें पता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्यूमुलेटिव भी होता है, नॉन क्यूमुलेटिव भी होता है। हमें पता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में शायद रिडीमेबल की ऑप्शन भी आती है। लेकिन हम यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप उसको जैसे भी ट्रीट करते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लॉन्ग टर्म डेट समझते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लॉन्ग टर्म डेट समझते हैं और उसका बिहेवियर भी बिल्कुल इसी अंदाज में ही रहेगा, क्योंकि उस पर रेट तो बहरहाल फिक्स ही होता है ना। उसका बिहेवियर भी बिल्कुल डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह ही रहता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट को उतार चढ़ाव से उसकी वैल्यू पर नीचे जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, फर्क सिर्फ एक रहता है
कि जो इंटरेस्ट पे किया जाता है डिबेंचर पे दैट इज टैक्स अलाउबल, और प्रेफरेंस शेयर्स का इंटरेस्ट जो है या डिविडेंड जो है वो टैक्स अलाउबल नहीं होता। ठीक है, ये फर्क रहता है। रीट हम उसको क्लासिफाई उसको डेट में करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। लाइक हम जब डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स विल बी क्लासिफाइड एज डेट यहाँ पे। बेटा कंपनी डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पे करती है दैट इज टैक्स डिडक्टेबल, और प्रेफरेंस शेयर्स पे हम डिविडेंड पे करते हैं विच इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। अच्छा जी, फिक्स्ड रेट फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग रेट के लिहाज से काइबोर की टर्म्स हम फेमिलियर है जी। ये फ्लोटिंग रेट की पैरा पढ़ लें, इसमें कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही तो जनरली मुझे लगता है कि हम काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं एरिया से, बट स्टिल किसी टर्म पे आपको देखो तो ये पढ़ लीजिए, पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा जी, डिबेंचर के कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म यूज की जाती है कोवेनेंट्स। तो कोवेनेंट्स क्या होते हैं जी? दे आर कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लेंडर। आप जब भी लोन लोगे, वो कॉर्पोरेट लोन है या सॉवरन लोन है, जैसे हम भी IMF से लोन ले रहे हैं तो आ रही है ना हमारे को कोवेनेंट आ रहे हैं कि ये टैक्स लगा दो, वो टैक्स लगा दो, ये चीज़ करो फिर लोन देंगे, ये मयर्स लो फिर लोन देंगे। दीज आर द कोवेनेंट्स जो लेंडर इम्पोज करता है। क्या मकसद क्या होता है? कैन यू थिंक ऑफ व्हाई कोवेनेंट्स आर इम्पोज्ड? कैश फ्लो सिक्योरिटी। प्राइमरली जो लेंडर है वो चाहता है कि जो बोरोअर है वो दिखाए तो सही कि उसने कैश फ्लो जनरेट कहां से करने मेरा लोन रीपे करने के लिए। मतलब पैसा मांग रहे हो IMF से, आप तो पहले डेफिसिट में चल रहे हो अगर हम सॉवरन लेवल पे बात करें तो। क्वेश्चन इज वेरी ऑब्वियस कि भाई इंटरेस्ट कहां से दोगे, लोन कहां से रीपे करोगे, रिसोर्सेज कहां पे है? तो फिर आपको इस तरह के रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ते हैं। ठीक है जी, हम बिजली पे एडिशनल टैक्स लगाते हैं, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। इन विंडोज से जो पैसा आएगा वो सिर्फ आपके लिए मुख्तस रहेगा। अपना डेफिसिट पुराना तो हम पहले भी फाइनेंस करते आ रहे हैं, नोट छाप करके, आइंदा भी नोट छाप करके फाइनेंस कर लेंगे। आपको हम यहां से जो पैसा आएगा वो आपकी रीपेमेंट पे हम यूज करेंगे। तो कोवेनेंट्स, डिफरेंट तरह के कोवेनेंट्स जो हमें देखने को मिल सकते हैं। डिविडेंड रिस्ट्रिक्शन कॉर्पोरेट लेवल पे कि जी कंपनी आप डेट ले रहे हो, लेंडर वुड इंपोज कि जी आपका पे आउट 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगी। पे आउट से मराद जो कमाया अर्निंग का X% से ज्यादा आप डिविडेंड नहीं देंगे, पे आउट पर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। मकसद क्या है? बिजनेस मस्ट रिटेन सम फंड्स विद इन द बिजनेस। क्यों? कल को ऊंच नीच कारोबार में हो जाती है, कोई नफा नुकसान में कमी आ जाती है, तो यू शुड हैव सम सरप्लस टू मीट दोस चैलेंजेस। मेंटेनेंस ऑफ सर्टन फाइनेंशियल रेशियोज, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, कि ये मेंटेन करनी है आपने जब तक हमारा लोन आप रीपे नहीं करते। इशू ऑफ फर्दर डेट, कोई फर्दर डेट नहीं लेना जब तक हमारा डेट रीपे नहीं होता आपका, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ना, फर्दर डेट लेने से लिक्विडेशन का रिस्क बढ़ता है। फर्दर डेट लेने से पुराने लेंडर ने जब डेट दिया उसने कुछ आपकी हालत देख के लोन दिया था ना, आप उसका मजीद डेट लेते हो तो आपकी हालत, आपका रिस्क बढ़ गया ना। उसका रेट तो पहले से लागू हुआ है, तो चाहेगा भी जब तक मेरा डेट रीपे नहीं होता अपना आपने डेट रिस्क नहीं बदलना, मजीद डेट नहीं लेना, क्योंकि मजीद डेट लोगे आपकी कंपनी रिस्की हो जाती है। मैं तो आपको एग्जिस्टिंग रिस्क के हिसाब से रेट कोट कर रहा हूं। फर्दर डेट लोगे आप रिस्की हो जाओगे तो मेरा रेट सूटेबल फिर नहीं रहेगा जो मैंने मादी में आपको दिया था। दैट्स व्हाई दे विल पुट अ रिस्ट्रिक्शन, फर्दर डेट नहीं लेना भाई। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की शेयरिंग की भी कमिटमेंट ली जाती है कि रेगुलरली फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट्स दी जाएंगी सो दैट लेंडर कैन मॉनिटर कि भाई कोवेनेंट मीट हो रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसी है कंपनी की। जो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बेहतर होगी, तो ही पैसा विद रिटर्न वापस आएगा ना। सो दे वांट टू मॉनिटर। जितने भी लेंडर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, दे रेगुलरली गेट रिपोर्ट्स फ्रॉम देयर बोरोवर्स, और उसकी बाकायदा एनालिसिस होकर एनुअल बेसिस पे या पीरियोडिक बेसिस पे समरीज बनती हैं। क्या भाई कंपनी का बिजनेस ठीक चल रहा है, ऊंच नीच तो नहीं आ रही इसमें, रिकवरी के हिसाब से जो प्रोजेक्शन के हिसाब से हमारा पैसा मिल रहा है वापस, या कोई ऊंच नीच आ रही है तो हमें कोई मैयर लेने की जरूरत तो नहीं है, प्रोटेक्टिव। नॉर्मली लेंडर्स बोर्ड पे बंदा नहीं बिठाते। कल जैसे हमने बातों में शायद बात हुई थी वेंचर कैपिटलिस्ट की, प्राइवेट एक्विटी फंड्स की। बोर्ड तो एक्विटी स्टेक होल्डर्स का होता है ना। तो यस, जब प्राइवेट एक्विटी फंड्स आते हैं, जब एक्विटी इन्वेस्टमेंट आती है, या इवन प्लेसिंग है जैसे जिसमें किसी इंस्टीट्यूशन ने आपके स्टेक बाय किया, दे मे अपॉइंट अ डायरेक्टर, बट लेंडर दे डोंट हैव दिस राइट कि वो आपकी बोर्ड मीटिंग में, जब बिजनेस डिसीजन होते हैं वहां पे इन्वॉल्व हो, दे विल पुट रिस्ट्रिक्शन एंड देन दे विल मॉनिटर इट कि भैया आपने रिस्ट्रिक्शन पे एग्री की है, यू हैव टू अबाइड बाय दीज रिस्ट्रिक्शन। मेरी नज़र से वैसे रिसेंट टाइम में मतलब बहुत ट्रांजैक्शन मैंने देखी नहीं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि डेट लेंडर बोर्ड पे बंदा बैठाएं। हाँ, आपकी कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है,
या कुछ तरह के क्राइसिस में चली की है तो फिर कोर्ट की तरफ से नॉमिनेशन आ जाए तो लहदा बात है, बट जनरली लेंडर्स इस तरह की नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं होती मुझे लगता है। आपने अगर कोई देखी हुई है तो कोर्ट कर दे ट्रांजैक्शन, आपने कोई ऐसा केस देखा हुआ तो बताइए। मैं वही कह रहा हूँ कि नॉर्मल कोर्स नहीं है, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो तो और बात है, नॉर्मल कोर्स में ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल कोर्स में बोर्ड इज फॉर द इक्विटी स्टेक होल्डर्स या अदरवाइज आपके जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर जो वहाँ से होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा जी, ये थोड़ा सा कंपैरिजन है डेट वर्सेस इक्विटी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर। मतलब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, डेट में पैसा इन्वेस्ट करोगे, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। रीड थ्रू दीज, कोई चीज़ समझ नहीं आती पूछिए। डेट में एज एन इन्वेस्टर पैसा डालने में आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। और अगला जो टेबल आपका पेज 156 पे अवेलेबल है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन है कि कंपनी को क्या फायदा है डेट से फाइनेंस रेज करने में, कंपनी को क्या नुकसान है डेट से फाइनेंस रेज करने में। ये सारे पॉइंट्स पेज 156 पे जो अवेलेबल है, दो टेबल, इन दोनों को पढ़िए, कोई चीज़ समझ नहीं आती पूछिए। जी, एनी पॉइंट जिस पे आपको एक्सप्लेनेशन कुछ चाहिए हो। परपेचुअल डिबेंचर बेटा, इरिडीमेबल डिबेंचर से बात परपेचुअल डिबेंचर विच आर नॉट रीपेएबल। आपने लोन ले लिया, जब तक कंपनी चल रही है आपको सालाना या पीरियोडिक जो भी इंटरेस्ट टर्म्स हैं उसके मुताबिक आपको इंटरेस्ट आएगा, रीपेमेंट उनकी नहीं होगी। रीपेमेंट विल ओनली हैपन इन द इवेंट द कंपनी गेट्स गोज इनटू लिक्विडेशन। इरिडीमेबल, नॉट रीपेएबल। रिडीमेबल मतलब रीपेएबल, इरिडीमेबल मतलब नॉट रीपेएबल। परपेचुअल, परमानेंट लोन बेटा उस पर रिटर्न आनी है ना। इक्विटी भी तो यही होती है ना, इक्विटी तो कभी वापस नहीं आती आपको, इक्विटी भी लिक्विडेशन पे आती है बेटा, लेकिन उसकी रिटर्न गारंटीड नहीं ना होती। डेट है, रिटर्न तो गारंटीड है ना आपको। जब तक आपका पैसा इन्वेस्टेड है यू विल कीप ऑन गेटिंग रिटर्न, आपको उसका सालाना रिटर्न आता रहेगा आपको जो भी आपका पैसा इन्वेस्टेड है। और अगर इरिडीमेबल डेट है और अगर मार्केटेबल है तो इंडिविजुअल का मसला तो खत्म हो गया ना। आपको पैसा चाहिए तो मार्केट में बेच के पैसा ले लो। शायद, बिल्कुल शायद। मेच्योरिटी के हिसाब से हमने कल पढ़ा था, लॉन्ग टर्म डेट्स आर जनरली एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म डेट। एक 5 साल का लोन है, एक परपेचुअल लोन है, फर्क हो सकता है इंटरेस्ट दोनों का। परपेचुअल लोन का शायद ज़्यादा हो, लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा, अगर परपेचुअल लोन है लेकिन डिबेंचर मार्केटेबल है, लिस्टेड है, तो शायद ये डिफरेंस पर निकल जाता है या कम हो जाता है। क्योंकि इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसने डिबेंचर भेज दिया मार्केट में, उसको पैसा तो मिल गया ना, कंपनी ने पे नहीं किया, किसी और ने पे कर दिया। इंडिविजुअल के लिए तो वो रिडीमेबल ही होगा ना, उसके तो पैसे इन्वेस्टमेंट जब मर्जी रिडीम कर ले मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट की वो। तो इरिडीमेबल डिबेंचर मार्केटेबल है तो इट इज गुड इन्वेस्टमेंट टू गो विथ। जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल किसी टर्म पे आपको मजीद कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए? अच्छा जी, हम 10 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद हम कुछ टाइप्स ऑफ डिबेंचर उस पर बात करेंगे और फिर इसका कोशिश करेंगे। एक हमारे पास पेपर क्वेश्चन भी डिस्कशन के लिए हमारे पास है, चैप्टर एंड से हम उसको भी देखेंगे। ठीक है जी, 10 मिनट्स ब्रेक, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ब्रेक से पहले हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर्स की, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब थोड़ी सी डिस्कशन टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर विच कंपनी मे यूज अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी टू इट्स रिक्वायरमेंट। वन ऑफ दोज इज डीप डिस्काउंट डिबेंचर।
डीप डिस्काउंट, जीरो कूपन, दोनों को मैं इकट्ठा ही डिस्कशन में ले आता हूँ क्योंकि दोनों की नेचर थोड़ी सी एक जैसी है. दीज बोथ आर इशूड एट डिस्काउंट ऑन द फेस वैल्यू, मतलब इशू के वक्त एंट्री डलेगी डेबिट बैंक, डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू, एंड क्रेडिट लोन. से 5,000 का डिबेंचर है, से 4,000 में इशू कर दिया. डीप डिस्काउंट डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू होगा, जीरो कूपन भी डिस्काउंट पे इशू होता है. फर्क क्या होता है? जीरो कूपन जैसे नाम से जाहिर है, उसका कूपन इंटरेस्ट रेट जीरो होता है. डीप डिस्काउंट में इंटरेस्ट रेट होगा लेकिन लो होगा. बेसिकली डिबेंचर जो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, रिडीम वो पार पे ही हो रहे हैं. कंपनी इन्वेस्टर से क्या बात कर रही है कि भैया आप मुझे 4,000 दो, 5 साल बाद मैच्योरिटी में मुझसे 5,000 वापस लेना. इन दिस वे कंपनी इज गारंटिंग अ कैपिटल गेन ऑफ 1,000. कैपिटल गेन 1,000 का दे दिया, तो 1,000 का कैपिटल गेन दे दिया, तो इन्वेस्टर तो ओवरऑल रिटर्न में इंटरेस्टेड होता है ना. उसको 1,000 कैपिटल गेन से मिल गया, तो ही विल बी हैप्पी विद द लोअर इंटरेस्ट रिटर्न. इंटरेस्ट रिटर्न लोअर भी मिल जाएगा ना उसको, वो उसकी टोटल रिटर्न पूरी हो जाएगी जो उसको चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट में. जीरो कूपन में जैसे नाम से जाहिर है इंटरेस्ट रेट जीरो है, वहां पे सारी रिटर्न कैपिटल गेन से आती है, डिस्काउंट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर जीरो कूपन बॉन्ड है तो वो होगा शायद 3,000 के अगेंस्ट 2,000 डिस्काउंट देकर आपने इशू किया है, सारी की सारी रिटर्न कैपिटल गेन से है, इंटरेस्ट रेट जीरो है, सालाना कोई पेमेंट नहीं मिलनी. 3,000 आज दें बट रिडम्पशन पे 5,000 ले लेना भाई, ठीक है. तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड दोनों डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, पार पे रिडीम किए जाते हैं और इवन प्रीमियम पे रिडीम हो सकते हैं, ठीक है. बट फीचर क्या है? दे बोथ ऑफर इन्वेस्टर कैपिटल गेन. डीप डिस्काउंट along with capital gain will be offering interest income as well, but at a much lower rate, so that overall return is satisfactory. Zero coupon bond say whole of the return will be in the shape of capital gain, interest rate return will be zero. हाँ, अब जीरो कूपन बॉन्ड है या डीप डिस्काउंट बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड में यू आर नॉट पेइंग इंटरेस्ट पे ही नहीं कर रहे. डीप डिस्काउंट में पे कर रहे हो लेकिन बड़ा नॉमिनल पे कर रहे हो. तो ये जो डिस्काउंट होता है ना, ये इन प्लेस ऑफ इंटरेस्ट ओवर द मैच्योरिटी ये अमोर्टाइज होता है. बेसिकली डिस्काउंट क्या है? ये आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट की रिप्लेसमेंट है. आप जीरो कूपन बॉन्ड में जैसे इंटरेस्ट पे ही नहीं कर रहे, आपने सारे का सारा इंटरेस्ट क्यूमुलेट होकर पे करना है, रिटर्न जो है वो मैच्योरिटी पे देनी है, तो आपको इस डिस्काउंट की अमोर्टाइजेशन अलाउड होती है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी अलाउड है और टैक्स में भी डिडक्टेबल एक्सपेंस है. अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर एक सिस्टमैटिक वे में ओवर द लाइफ ऑफ द डिवेंचर उसको आप अमोर्टाइज करते हो, और ये अमोर्टाइजेशन एज अ फाइनेंस चार्ज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है. आपका कैश फ्लो नहीं है लेकिन आपको टैक्स सेविंग मिल जाती है. इंटरेस्ट पे तो नहीं आपका रेट, बट टैक्स सेविंग आपको मिल रही है आपको. तो ये इस लिहाज से कंपनी के लिए प्राइमरली ये कैश फ्लो बेनिफिट देती है. ये क्यों डीप डिस्काउंट जीरो कूपन बॉन्ड यूजफुल हमारे लिए हो जाते हैं, एक टूल बन जाते हैं यूजफुल, क्योंकि नॉर्मली हम बॉन्ड्स या डिवेंचर से जो पैसा रेज कर रहे हैं वो कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए रेज करते हैं. और कैपिटल प्रोजेक्ट्स का एक फीचर होता है कि जनरली इनमें अपफ्रंट रिटर्न्स नहीं आती. वो तो फैक्ट्रियां लगते कई साल लग जाते हैं, फिर पायलट रन चलता है, फिर इनिशियल फ्यूअर लॉसेस के होते हैं, प्रॉफिट्स में आते हैं, फिर के रिटर्न आना शुरू होता है. तो स्ट्रेट डिबेंचर या नॉर्मल डिबेंचर का एक ड्रॉबैक है कि जैसे आप डेट लेते हो साथ ही उसकी इंटरेस्ट पेमेंट शुरू हो जाती है. आपने कुछ कमाया भी नहीं है और आपको उस पर रिटर्न पे करनी पड़ी है. ये एक ड्रॉबैक है स्ट्रेट डिबेंचर का. तो हम कह सकते हैं कि डीप डिस्काउंट डिबेंचर काफी हद तक इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं. जीरो कूपन बॉन्ड तो बिल्कुल ही बिजनेस कैश फ्लो से मैच हो जाते हैं. जब आप पैसा लो लेकिन सालाना कुछ रिटर्न नहीं देना, आराम से आप फोकस करो बिजनेस चलाने पे, बिजनेस आपका खड़ा हो जाएगा 2, 4, 5, 7, 8 साल में. तो जब बिजनेस खड़ा हो जाएगा, व्हेन यू विल अर्न एम्पल कैश फ्लोज, ओनली देन यू विल बी रिक्वायर्ड टू रीपे लोन विद रिटर्न. ठीक है, तो ये बिजनेस के जो नेचुरल कैश फ्लोज उनके साथ मैच करते हैं. तो अगर आपके बिजनेस, आप किसी ऐसे बिजनेस के लिए फाइनेंस रेज करना चाह रहे हो जिसका आपको लग रहा है कैश फ्लोज इनिशियल ईयर्स में नहीं होने वाले, यू मे ऑप्ट फॉर जीरो कूपन बॉन्ड्स. ये एक ऑप्शन अवेलेबल होती है. टाइप्स ऑफ डिवेंचर में एक और डिवेंचर आता है जी, कन्वर्टेबल डिवेंचर. जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, कन्वर्टेबल दीज ये बेसिकली ना एक जेनेरिक टर्म है, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट. हाइब्रिड डिवेंचर कह लो या हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट कह लो, एक ही बात है. बेसिकली ये जो कन्वर्टेबल डिवेंचर है, इट इज वन काइंड ऑफ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट. इसको हाइब्रिड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब ये इश्यू होता है, ये डिवेंचर है, और लेटर ऑन it may get converted into equity shares. कन्वर्टेबल डिवेंचर जब इशू किए जाते हैं, एट द टाइम ऑफ इशू ही इनके साथ कन्वर्जन ऑप्शन भी दे दी जाती है डिवेंचर होल्डर को. कन्वर्जन ऑप्शन यूजुअली दी जाएगी आइदर
by expressing the number of shares into which a debenture will be convertible, or by announcing price per share at which debenture will be convertible into ordinary shares. बात एक ही है, आप कन्वर्जन प्राइस दे दो या कन्वर्जन रेशियो दे दो, बात एक ही है। 100 रुपए के बदले 100 रुपए के डिबेंचर के बदले 25 शेयर कहा जाए, या एक डिबेंचर 4 रुपए के हिसाब से शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ही बात है ना। तो कन्वर्जन ऑप्शन शेयर्स की सूरत में भी अनाउंस की जा सकती है, इसको हम कन्वर्जन रेशियो कहते हैं, एक डिबेंचर के बदले कितने शेयर। कन्वर्जन ऑप्शन कन्वर्जन प्राइस की सूरत में भी दी जा सकती है कि एक डिबेंचर के बदले किस प्राइस पे आप शेयर्स में कन्वर्जन ले सकते हो। ये ऑप्शन एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर दी जाती है और इसमें पीरियड एक्सप्रेस कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने 2022 में एक कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया, आप कहेंगे जी डिबेंचर इशू हुए हैं 100 रुपए का, 2030 में अगर आप चाहो तो डिबेंचर के बदले 25 शेयर ले लेना, ऑप्शन होती है जी कन्वर्टेबल। अगर आप 2030 में शेयर्स नहीं लेते, आप शेयर्स की सूरत में नहीं लोगे, अगर मार्केट प्राइस 4 से कम होगी तो आप कन्वर्जन ऑप्शन लॉजिकली एक्सरसाइज नहीं करना चाहोगे कि मार्केट में भाई 3 रुपए 80 पैसे का शेयर है, मैं 4 रुपए का शेयर क्यों लूं डिबेंचर के बदले। कन्वर्जन ऑप्शन इफ नॉट बी एक्सरसाइज, डिबेंचर विल बी रिडीम्ड एट सम लेटर डेट, मे बी 2032 में कंपनी में अनाउंस कि जी 2030 में विंडो आएगी कन्वर्जन की, तो जो लोग तो कन्वर्जन करवाना चाहे वहां करवा रहे हैं, जो कन्वर्जन नहीं करवाएंगे उनको 2032 में हम रिडीम कर देंगे, ठीक है, लेटर डेट पर रिडम्पशन हो जाती है। तो और जब तक आपने कन्वर्ट नहीं करवाया, यू आर गेटिंग इंटरेस्ट बिकॉज यू आर होल्डिंग अ डेट इंस्ट्रूमेंट। फिर आपने कन्वर्ट करवा लिया अगर, तो यू हैव बिकम नाउ शेयर होल्डर, अब आपका पास डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट वापस किया जाता है और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ले लिया जाता है, तो वो शेयर आ गया आपके पास। अब आप डेट होल्डर से इक्विटी होल्डर बन गए हो, डेट इन्वेस्टर से इक्विटी इन्वेस्टर बन गए हो, इसलिए हम इसको हाइब्रिड कह रहे हैं कि एक ही इन्वेस्टर कुछ अरसा डेट इन्वेस्टर रहा और बाद में बाय एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन वो इक्विटी इन्वेस्टर बन गया, इसलिए हम इस इंस्ट्रूमेंट को हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर से रिलेटेड कन्वर्जन रेशियो पे हमने बात की, कन्वर्जन प्राइस की हमने बात की, और व्हेन कन्वर्जन ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज्ड उस पर भी हमारी बात होगी कि भाई अगर तो कन्वर्जन प्राइस मार्केट प्राइस से कम है तो कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज होगी, कन्वर्जन प्राइस मार्केट प्राइस से कम है तो कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज होगी, अदरवाइज इन्वेस्टर रिडम्पशन का इंतजार करेगा। कन्वर्जन ऑप्शन से रिलेटेड टर्म्स दो, एक कन्वर्जन वैल्यू और एक कन्वर्जन प्रीमियम, ये दो नंबर्स की इन्वॉल्वमेंट यहां पे थोड़ी सी आ जाती है। कन्वर्जन वैल्यू एक नॉर्मल डिबेंचर होता है ना, एक जिसको हम स्ट्रेट डिबेंचर भी कह सकते हैं, उसकी एक होती है नॉमिनल वैल्यू और एक अगर वो लिस्टेड है तो उसकी मार्केट वैल्यू भी होगी। लेकिन एक कन्वर्टेबल डिबेंचर की 3 वैल्यूज होती हैं, एक नॉमिनल वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू और एक कन्वर्जन वैल्यू। अब कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर से क्या मुराद है? कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर से मुराद है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स इनटू व्हिच अ डिबेंचर इज कन्वर्टेबल। फॉर एग्जांपल अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि भाई डिबेंचर 25 शेयर में कन्वर्टेबल है, तो उन 25 शेयर की आज क्या वैल्यू है, ये उस डिबेंचर की कन्वर्जन वैल्यू बनेगी। नॉमिनल वैल्यू तो 100 रुपया, मार्केट वैल्यू एक्सचेंज से पता कर लो, कन्वर्जन वैल्यू खुद कैलकुलेट कर लो, कभी कितने शेयर में ये कन्वर्ट होगा डिबेंचर आगे चल के से 25 शेयर में, आज उन शेयर की वैल्यू कितनी है 25 शेयर की, दैट इज कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू के बारे में हमें ख्याल रखना है, इट डज नॉट रिमेन स्टैटिक, क्योंकि हर लम्हे शेयर की प्राइस बदलेगी, शेयर की प्राइस बदलेगी तो डिबेंचर की कन्वर्जन वैल्यू बदल जाएगी। कन्वर्जन की फेस वैल्यू लॉक है, कन्वर्जन की मार्केट वैल्यू का लिंक है मार्केट इंटरेस्ट रेट से, जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं बदले मार्केट वैल्यू भी लॉक है, वो नहीं बदल रही। लेकिन डिबेंचर की कन्वर्जन वैल्यू लिंक है शेयर प्राइस से, और शेयर प्राइस तो हर वक्त ऊपर नीचे 10 पैसे ऊपर 5 पैसे नीचे, रुपया ऊपर 2 रुपये नीचे चलता रहता है, तो हम इसलिए हम कहते हैं कि ये कन्वर्जन वैल्यू इज नॉट स्टैटिक, इट इज फ्लूइड, ये बदलती रहती है। कन्वर्जन प्रीमियम, कन्वर्जन प्रीमियम होता है जनाब मार्केट वैल्यू ऑफ अ डिबेंचर माइनस कन्वर्जन वैल्यू, और चूंकि कन्वर्जन वैल्यू स्टैटिक नहीं है तो कन्वर्जन प्रीमियम भी स्टैटिक नहीं होता, ये भी बदलता रहता है। हर तारीख में जब आपको कैलकुलेट करना होगा ये वैल्यूज पकड़ोगे, डिबेंचर की मार्केट वैल्यू क्या है, डिबेंचर की कन्वर्जन वैल्यू क्या है, इन दोनों का फर्क लोगे, आपको कन्वर्जन प्रीमियम की फिगर मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पिछले केस में जाएं, हम इस केस को एक्सटेंड करते हैं, लेट्स अज्यूम हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं 2021 में, ठीक है जी। हम जब डिबेंचर इशू कर रहे हैं 2021 में, उसकी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये है, मैं कहता हूँ जी 1 जनवरी 2021 है, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपया है, और उस वक्त शेयर प्राइस शायद चल रही है 3 रुपये 80 पैसे।
इसका मतलब अगर मैं कन्वर्जन वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं 1 जनवरी 2021 की, तो कन्वर्जन वैल्यू होगी जनाब 25 शेयर्स इंटू 3.8 लिया था मैंने, 3.8, ठीक है जी। 1 जनवरी 2021 को कन्वर्जन वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 95। और अगर मैं 1 जनवरी का ही कन्वर्जन प्रीमियम कैलकुलेट करना चाहूं तो 1 जनवरी का कन्वर्जन प्रीमियम 1 जनवरी को एट द टाइम ऑफ इशू नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर होते हैं, ये बात की ना हमने। मार्केट वैल्यू तो लेटर ऑन, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स हिलेंगे तब नॉमिनल वैल्यू से डेविएट करेगी, ये बात है ना भाई, कि बॉन्ड इश्यू होने के बाद जब मार्केट के इंटरेस्ट रेट, बेस इंटरेस्ट रेट मूव करेंगे तो फिर बॉन्ड की मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से डेविएट कर जाती है। तो एट द टाइम ऑफ इशू तो सेम रेट जो हमने जिस वक्त इशू किया वही चल रहा है, तो नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू बराबर होते हैं। तो मेरी जो कन्वर्जन प्रीमियम निकलेगा 100 रुपीज माइनस 95, इट इज 5। लेट्स अज्यूम लेटर ऑन हम 31 दिसंबर पे आ गए, 2021 पे आ गए। लेट्स अज्यूम उस वक्त शेयर प्राइस चली गई 4.1 पे, तो हमारी कन्वर्जन वैल्यू क्या बनी, ये कन्वर्जन वैल्यू गई। और लेट्स अज्यूम 31 दिसंबर 2021 में जो बॉन्ड की वैल्यू है वो चली गई है 106 पे, माइनस 102.50, तो कन्वर्जन प्रीमियम इज 3.5। तो ये कन्वर्जन प्रीमियम और कन्वर्जन वैल्यू दोनों फ्लूइड है, स्टैटिक नहीं है, बदलती रहती हैं। जैसे जैसे शेयर प्राइस बदलेगी कन्वर्जन वैल्यू बदल जाया करेगी, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट मार्केट में बदलेगा मार्केट वैल्यू भी बदल जाया करेगी। सो कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन प्रीमियम जिस दिन जिस वक्त की आपको कैलकुलेट करनी है उस वक्त आप उसको रीकैलकुलेट करते हैं। दीज आर नॉट स्टैटिक, ये फ्लूइड वैल्यूज हैं जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा, कन्वर्जन प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन यहां पे हमारे ذहन में आ सकता है कि ये कन्वर्जन प्रीमियम क्या है, कौन पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है, क्यों पे कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन हमें बता रही है कि जब ये बॉन्ड इशू हुआ था उस वक्त इन्वेस्टर ने कंपनी को 100 रुपए दिए, और 100 रुपए के बदले इन्वेस्टर को जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया, 100 रुपए के बदले इन्वेस्टर को जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया वो कौन सा है, डिबेंचर। जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया डिबेंचर है, बट इट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो वो डिबेंचर 95 रुपए के शेयर में कन्वर्टेबल था उस वक्त जब डिबेंचर खरीदा गया, उस वक्त वो 95 रुपए के शेयर में कन्वर्टेबल था। इसका मतलब इन्वेस्टर ने 5 रुपए प्रीमियम पे किया है, 5 रुपए उसने प्रीमियम पे किया। ये प्रीमियम क्यों पे किया? बेसिकली कन्वर्टेबल डिबेंचर का एक रैशनल, एक लॉजिक क्या है, या एक बेनिफिट जो कंपनी से लेना चाहती है, मल्टीपल बेनिफिट है, लेकिन पहला बेनिफिट, बाय ऑफरिंग कन्वर्टेबल डिबेंचर, while offering convertible debenture, conversion option is designed in such a manner that shareholders, they expect to earn some capital gain by exercising the option. For example, किस तरह अंदाज में, हमने जैसे जब इशू किया डिबेंचर्स को, इसकी वैल्यू 3.8 थी, लेकिन ये तो उस दिन की वैल्यू ना 2021 की। कन्वर्जन का अब ऑप्शन एक्सरसाइज होनी है 2030 में, 8 साल बाद। तो 3.8 इन्वेस्टर्स को कैसे देखते हैं भाई, 3.8 तो 2021 की वैल्यू है, मुझे तो ये शेयर 4 रुपए पे मिलेगा 2030 में। उस वक्त हो सकता है शेयर ये 5 रुपए पे हो, 6 रुपए पे हो। तो शेयर होल्डर्स को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं आज कन्वर्टेबल डिबेंचर लूं तो जब तक तो ये बॉन्ड है मुझे इंटरेस्ट आएगा इस पर, और फिर कल को जब जाके मैं कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा तो तब यकीनन मुझे कैपिटल गेन भी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जारी बात है आपको तो उसने कंपनी ने कहा 4 रुपए के हिसाब से शेयर ले लेना, और आप इन्वेस्टर की फोरकास्ट बता रही है कि शायद उस वक्त मार्केट में शेयर 4 रुपए से कहीं ऊपर होगा, तो शेयर 4 रुपए से जितना ऊपर वो सारा आपका कैपिटल गेन है। ठीक है, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर की ऑफर में एक बेनिफिट जो कंपनी लेती है, बाय गिविंग अट्रैक्शन ऑफ कैपिटल गेन टू इन्वेस्टर, दे आर एबल टू सेव सम मनी ऑन एनुअल इंटरेस्ट। स्टेट डिबेंचर है ना भाई, सिर्फ इंटरेस्ट दिया 10%, कन्वर्टेबल डिबेंचर है, आगे कैपिटल गेन आने की उम्मीद भी है, हो सकता है 9% पे ऑफर करते हैं हम। ठीक है, एक तो ये फायदा आप उठाते हो कन्वर्टेबल डिबेंचर में, कैपिटल गेन का ख्वाब दिखा के इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम कर लेते हो, क्योंकि बात फिर वही है कि इन्वेस्टर तो ओवरऑल रिटर्न में इंटरेस्टेड होता है ना, एनुअल प्लस मैच्योरिटी पे कैपिटल गेन अगर आ रहा है तो। लेकिन इससे भी बड़ा एक दूसरा फायदा होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर में, कहा जाता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर सेल्फ लिक्विडेटिंग।
मतलब इनकी रीपेमेंट का आपको बंदोबस्त नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ ख्याल रखना है, आपको अपने बिजनेस को ऐसे मैनेज करना है कि आपकी प्राइस 4 पैसे ऊपर हो। प्राइस 4 पैसे ऊपर होगी 2030 में तो कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज होगी। ऑप्शन एक्सरसाइज होगी तो आपकी एंट्री डलनी है बुक्स में सिर्फ डेबिट डिबेंचर, क्रेडिट, शेयर कैपिटल। नो रीपेमेंट विल बी नीडेड। इनको कहा जाता है सेल्फ लिक्विडेटिंग है। आपको रीपेमेंट के लिए कोई सिंकिंग फंड बनाने की जरूरत नहीं है, फाइनेंस अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाते हैं आपके बुक से, क्योंकि इन्वेस्टर ने आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट सरेंडर करने हैं और आपसे इक्विटी सर्टिफिकेट लेकर चले जाना है। जब तक डिबेंचर सर्टिफिकेट इन्वेस्टर के पास रहे उसको इंटरेस्ट देने के आप पाबंद हैं। जब उसके पास इक्विटी सर्टिफिकेट चले गए, अब डिविडेंड जो मिलेगा सबको वो उसको मिल जाएगा। ठीक है, सेल्फ लिक्विडेटिंग ये इनका एक फायदा होता है। और इन्वेस्टर ये जो कन्वर्जन प्रीमियम बियर कर रहा है, ये इसी उम्मीद पे बियर करता है कि कल को मैं इस प्रीमियम के अगेंस्ट कैपिटल गेन कमाऊंगा। अच्छा जी, एक लास्ट इंस्ट्रूमेंट, लोन स्टॉक विद वारंट्स। लोन स्टॉक विद वारंट्स ये भी एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट की टाइप है। ये भी हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट की टाइप है। लोन स्टॉक विद वारंट्स क्या हैं? कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट ऑफर कर रही है इन्वेस्टर को, साथ वारंट सर्टिफिकेट्स या वारंट लेटर्स भी देती है कि भाई जो मुझसे डिबेंचर खरीदेगा साथ वारंट लेटर फ्री। अब वारंट लेटर क्या होता है? वारंट लेटर इज जस्ट लाइक राइट लेटर, जस्ट लाइक राइट शेयर लेटर, बट इट गिव्स डिबेंचर होल्डर टू बाय शेयर्स, बाय equity shares at some future date at price agreed today. For example, 5,000 का आपको सर्टिफिकेट ऑफर किया जा रहा है, साथ एक लेटर दिया जा रहा है कि भाई आप इस लेटर के मुताबिक 2030 में 4 रुपए के हिसाब से 100 शेयर खरीदने के हकदार हैं हमारी कंपनी में। आपको डेट भी आज बता दी 2030, आपको प्राइस भी आज बता दी, आपको शेयर्स भी आज बता दिए। डिबेंचर खरीदो, साथ ये फ्री लेटर लो। अब ये लेटर ड्राफ्ट करते हुए इसमें जो प्राइस सेट की जाती है वो इस अंदाज से सेट की जाती है कि यू हैव अ होप कि भाई 2030 में जब मैं 4 रुपए का ये शेयर खरीदूंगा तब एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में शेयर ये 6 रुपए का बिक रहा होगा या 5 रुपए का बिक रहा होगा। सो इसका मतलब दैट लेटर हैज सम एडिशनल वैल्यू फॉर यू। ठीक है, इसमें भी वही एडवांटेज आ गया क्योंकि आपने डिबेंचर होल्डर को कैपिटल गेन का लालच दे दिया, उम्मीद दिला दी। अब डिबेंचर का रेट थोड़ा, इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फर्क क्या है? ये डिफरेंट है कन्वर्टेबल से। भाई कन्वर्टेबल में क्या था? कन्वर्जन डेट पे आप डिबेंचर देते हो और शेयर ले लेते हो। मतलब यू आर इनिशियली a debt investor, later on you will become equity investor. At the time you are holding one investment. Debenture या loan stock with warrants में you are a debenture holder and you will become a shareholder as well by paying extra amount. Debenture आपके पास पड़े हुए हैं, वारंट एक्सरसाइज करके पैसे पे करोगे, शेयर भी ले आओगे। आपके पास दोनों इंस्ट्रूमेंट्स आ गया है। ठीक है, कन्वर्टेबल में एट अ टाइम आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है। पहले डिबेंचर था, बाद में कन्वर्ट हो गया वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट हुआ। लोन स्टॉक विद वारंट में लोन स्टॉक एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, वारंट एक अलग इंस्ट्रूमेंट है। वारंट के अगेंस्ट आप पैसे दे के शेयर ले रहे हो। ठीक है, लोन स्टॉक अलग है, डिबेंचर अलग है यहां पे। अच्छा, वारंट की भी वैल्यू जस्ट लाइक राइट लेटर, इसकी भी वैल्यू है मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर माइनस वारंट एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, वारंट लेटर भी जस्ट लाइक राइट लेटर ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, सेलेबल इंस्ट्रूमेंट है एंड दे विल हैव अ वैल्यू। जैसे मार्केट प्राइस अगर चल रही है 4.5 और आपके पास एक्सरसाइज करने की प्राइस 4 पे है तो वारंट इज 0.5 पर शेयर। आपके पास जितने भी 100 रुपए का अगर लेटर, 100 शेयर का लेटर है तो 100 × 0.5 50 रुपए में बेच सकते हो लेटर। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? लोन स्टॉक विद वारंट्स। अच्छा, सोर्स ऑफ फाइनेंस में मैं थोड़ा सा इसके आगे प्रैक्टिस के रेफरेंस से भी बात कर लूँ। हमारे पास चैप्टर एंड पे कुछ क्वेश्चन अवेलेबल हैं, बट वो बड़े बेसिक लेवल क्वेश्चन अवेलेबल हैं, वो कोई बहुत एग्जाम लेवल क्वेश्चन अवेलेबल यहाँ पे भी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे हमें स्टैंड अलोन क्वेश्चन बड़े कम मिलते हैं। पास पेपर में हमें नॉर्मली सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का एरिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ मिलकर हमें टच किया जाता है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एरिया में भी बात का ये हमें लिमिटेशन रहती है कि वो भी हमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या बिजनेस वैल्यूएशन से मर्ज करके टेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली अगर देखें तो मैं आपको
इस चैप्टर के एंड पे भी कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराऊंगा, एक सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपकी होम असाइनमेंट में रहेंगे। ये टोटल हैं ही 4 क्वेश्चन चैप्टर एंड पे, बड़े बेसिक क्वेश्चन है। आपकी मैंने 2 यहाँ पे लिखे हुए, आप समझे, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लिख लें, वो भी शायद आपकी होम असाइनमेंट रहेगा। ठीक है, ये बड़े बेसिक से क्वेश्चन होंगे, इंशाअल्लाह आप आसानी से इनको ओवर द नेक्स्ट वीक उसको देख पाएंगे। हम इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एरिया पे जाएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एरिया के एंड पे भी मैं बड़े लिमिटेड से क्वेश्चन आपको टच कराऊंगा, वहां पे भी क्वेश्चन हम कम कर पाएंगे। फिर जब हम बिजनेस वैल्यूएशन का एरिया कर लेंगे ना, तो समझो उसके बाद फिर हमारी काफी लंबी रन आएगी पास्ट पेपर क्वेश्चन की, जिसमें सोर्स ऑफ फाइनेंस की डिस्कशन भी हो रही होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बड़े एडवांस लेवल पे डिस्कशन हो रही होगी, और बिजनेस वैल्यूएशन के क्वेश्चन तो वो तो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस हो ही गए होंगे पेपर में। तो नॉर्मली ये जो 3 एरियाज हैं, इन पे हमें मिक्स होकर क्वेश्चन, एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन मिलता है। और ये क्वेश्चन जो होता है, ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है हमारे पेपर का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और बिजनेस वैल्यूएशन के एरिया को जो इन्वॉल्विंग क्वेश्चन होते हैं, सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि इस एरिया में वो चीज़ बड़ी हद तक एप्लीकेबल है कि भाई जितना कर सकते हो करो, जो बेस्ट कर सकते हो करो, परफेक्ट तो भूल जाओ, इस एरिया को कर पाओगे। मतलब आप मतलब मैं कहूँगा कि 0.1% चांस है कि इस एरिया में आप परफेक्ट के करीब भी जा पाओगे। तो मुझे लगता है कि इस एरिया में आप अगर 50% से प्लस नंबर ले रहे हो तो यू शुड कंसिडर योरसेल्फ लकी। हमारे पास कराने वाला एरिया होगा रिस्क मैनेजमेंट, उसमें हमें 70, 80, 90% नंबर लेने होंगे। हमें पास करने वाला एरिया होगा इन्वेस्टर अप्रेजल का, उसमें हमें जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हम 70, 80, 90% तक नंबर लेंगे। इन एरियाज में हम 50 भी टच कर जाएं तो वी शुड फील आवरसेल्फ लकी। ये चैलेंजिंग एरियाज होते हैं, ठीक है। तो हमें इस हिसाब से में चलना है, और वो जो अप्रोच मैंने सिखाई भी आपको, उस पर बहुत ज़्यादा काम करना हमें रहेगा। अच्छा, हम फिलहाल देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1, बेसिक सा क्वेश्चन है। जरा इसकी थोड़ी सी एक्टिविटी देखते हैं क्या है इसमें हमारे लिए। पेज 158 पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ रहा है जी। कमालिया कैरियर्स, पार्ट ए, एक्सप्लेन द टर्म राइट इशू। हमने इस पर बात कर ली है। इट इज ऑफर ऑफ न्यू शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ प्राइस विच इज लेस देन द मार्केट प्राइस। ठीक है जी, और आई थिंक दिस शुड बी इनफ। बाकी इसमें रीड कर लीजिएगा, कोई इशू आप होगा तो पूछ लेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट इशू एंड पब्लिक इशू। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, और पब्लिक इशू एक्सटर्नल पब्लिक को किया जाता है। और पब्लिक इशू डेफिनेटली सिर्फ लिस्टेड कंपनीज ही कर सकती हैं, अनलिस्टेड कंपनीज पब्लिक इशू में नहीं जा सकती। इस पर हमें भी बात क्लियर है। पार्ट सी के लिए अब हम पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से सवाल पढ़ते हैं। डिटर्मिन द फाइनेंस रिक्वायर्ड टू रिडीम द डिबेंचर्स एंड फाइनेंस द न्यू प्रोजेक्ट्स। पैसा कितना चाहिए ये हिसाब लगाओ। डिबेंचर भी रिडीम करने हैं और नया प्रोजेक्ट भी करना है। डिटर्मिन द इशू प्राइस पर शेयर, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल एक्सट्रैक्ट प्राइस एंड कैलकुलेट द थ्योरेटिकल नील पेड वैल्यू ऑफ अ राइट शेयर। ये पता नहीं क्या लॉजिक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़ है। ये हमने अभी डिस्कशन में पीछे कवर नहीं किया, इस पॉइंट को मैं अलग एक्सप्लेन कर दूंगा। उसने क्या करने की कोशिश की है उस पर बात करेंगे। बट फिलहाल फाइनेंस कितना चाहिए, शेयर की इशू प्राइस क्या होनी चाहिए, और थ्योरेटिकल एक्सट्रैक्ट प्राइस बनानी है। पढ़ते हैं डाटा जी, फिर देखेंगे। कमालिया कैरियर्स पीएलसी इज अबाउट टू मेक 1 for 3 राइट इशू। उसने राइट ऑफर बता दी, 1 for 3 है। इट्स करंट कैपिटल स्ट्रक्चर इज एज फॉलो: 6 million ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, करंट मार्केट वैल्यू 6.2 पर शेयर, 15% डिबेंचर रिडीमेबल एट पार इन 10 years टाइम, 6 million रुपीज के डिबेंचर्स हैं। द मनी रेज्ड फ्रॉम द राइट इशू मे बी यूज्ड टू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग। 1 for 3 से जो पैसा लाना है इसलिए इस्तेमाल होगा: बाय बैक ऑल 15% डिबेंचर एट देयर करंट मार्केट वैल्यू। इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस इन्वेस्टमेंट विल बी प्राइस्ड to offer investor a yield of 9% which is the current market yield on the debenture loan। अच्छा, छोटा सा डिबेंचर की वैल्यूएशन की बात यहाँ पे आने लगी है। आल्दो हमने डिबेंचर वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, बट इट इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अब तो हम कैफ 6 में ही बच्चों को पढ़ा देते हैं, तो आपको भी मैं इसी के साथ यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसने कहा कि अपने डिबेंचर मार्केट वैल्यू पे खरीदने हैं, और मार्केट वैल्यू के लिए उसने हमें यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है आई विल शेयर विद यू। फाइनेंस एंड न्यू प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 1.6 million। हमारी पहली रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको टोटल कितना पैसा चाहिए 2 कामों के लिए। एक, नया प्रोजेक्ट करना है, और एक आपने बाय बैक करने हैं 15% शेयर। किस वैल्यू पे? मार्केट वैल्यू पे। अच्छा जी, इसके लिए अब हम क्या वर्किंग शुरू करते हैं अपनी। यहाँ पे हमने कहा जी हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में हम पार्ट सी की बात कर रहे हैं। और पार्ट सी में 1 क्या है? फंड रिक्वायरमेंट, फाइनेंस रिक्वायरमेंट टोटल हमारी क्या है। हमने कहा जी मुझे फाइनेंस रिक्वायर्ड चाहिए फॉर न्यू प्रोजेक्ट, वो तो क्वेश्चन में गिवन है, रुपीज इन मिलियन 1.6 million। और फॉर न्यू प्रोजेक्ट और फॉर हमें चाहिए फॉर बायबैक ऑफ डिबेंचर। बायबैक ऑफ डिबेंचर के लिए हम वर्किंग 1 बनाएंगे जी, और यहां से हम टोटल फंड रिक्वायर्ड हम कैलकुलेट करेंगे।
हमें कहा गया है, अब सवाल को ध्यान से देखिएगा जरा, हमारे जो डिबेंचर हैं वो 15% डिबेंचर है, ठीक है, मतलब उनका कूपन रेट 15% है, 15% सालाना इंटरेस्ट पे करते हैं। और ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है ना, यहाँ पे ख्याल कीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं जी सालाना कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करती होगी अपने डिबेंचर पे, तो ये क्या खुल गया, गलत जगह आ गया, तो हम क्या करते हैं, हम इस 15% को इस फेस वैल्यू पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सालाना इंटरेस्ट आता है, ठीक है। बैलेंस शीट में डिबेंचर फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होते हैं, एग्रीड। अभी हमने देखा था ना, डेबिट बैंक, डेबिट डिस्काउंट, क्रेडिट लोन फेस वैल्यू पे, बैलेंस शीट में फेस वैल्यू पे लोन लायबिलिटी बुक होती है, और इंटरेस्ट पेमेंट हमेशा कूपन रेट को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है। इंटरेस्ट पेमेंट हमेशा कूपन रेट को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है, बेशक डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुआ, बेशक डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुआ हो, इंटरेस्ट पेमेंट हमेशा कूपन रेट को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है। तो जनाब हमारा डिबेंचर 15% पे इशू हुआ था। अब देखिएगा, जो हमने मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू का लिंक डिस्कस किया था, वो यहां पे थोड़ी बात आ रही है। 15% पे हमने डिबेंचर इशू किया, अब क्या हो गया है, इन्वेस्टर की जील आ गई है 9% पे। मतलब 15% हमने डिबेंचर जब इशू किया था, उस वक्त इन्वेस्टर वाज डिमांडिंग 15% रिटर्न बेस्ड ऑन मार्केट इंटरेस्ट, बेस इंटरेस्ट एंड आवर क्रेडिट रेटिंग। Investor was expecting 15% return, so we had to offer. But now, situation has changed, market has changed. Now, investor is expecting 9% return from our company. हमारी इश्यूएंस के बाद मार्केट में हमारे रिलेटेड इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया है, इसका मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट की मार्केट वैल्यू 6 मिलियन से बढ़ चुकी होगी, ठीक है जी। अब बढ़ के कहां गई होगी, असूल बड़ा सीधा सा है जी डिबेंचर की मार्केट वैल्यू का। डिबेंचर की मार्केट वैल्यू का असूल है पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, PV of future cash flows of the debenture at current yield, ठीक है। This is very basic principle. PV of future cash flows of the debenture। आज मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो आज से फ्यूचर कैश फ्लोज देखो इसके क्या है, और उनकी PV ले लो करंट यील्ड पे। तो हम देखते हैं जी, हमारा डिबेंचर 10 साल बाद पार पे रिडीमेबल है। इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्टर को इंटरेस्ट मिलना है 1 से लेकर 10 साल तक, कितना जी, 15% ऑफ 6 मिलियन रुपीज इन मिलियन में कैश फ्लो बताओ कितना है जी, 0.9 मिलियन, 0.9 मिलियन इंटरेस्ट मिलना है, और फिर रिडम्पशन होनी है इसकी 10 साल बाद, रिडीमेबल है ना, और रिडम्पशन होगी 6 मिलियन की। लीजिए जनाब, डिस्काउंट फैक्टर 9% का, पीवी और यहां पे इसका सम लीजिए, ये आपकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। 9% पे डिस्काउंट कीजिए, ये बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, ये करंट यील्ड है, आज का रेट है। सो बॉन्ड के एक्चुअल एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आज के रेट पे इसको डिस्काउंट करके पीवी लीजिए, ये आपकी मार्केट वैल्यू आ गई। कैलकुलेट कीजिए मार्केट वैल्यू, $8.31, ये मार्केट वैल्यू आ गई। ये आज मार्केट वैल्यू है। इस बॉन्ड को रिडीम करना है, बायबैक करना है मार्केट प्राइस पे, तो 8.31 मुझे इसके लिए भी चाहिए। तो टोटल कितना पैसा चाहिए, 9.91। पार्ट 1 हमारा था, आपको इन दो मकासद के लिए टोटल कितना पैसा चाहिए, हमें टोटल इतना पैसा चाहिए। दिस वाज पार्ट 1। डिटर्मिन द फाइनेंस रिक्वायर्ड टू रिडीम द डिबेंचर्स एंड फाइनेंस द न्यू प्रोजेक्ट। डिबेंचर रिडीम करने के लिए इतना चाहिए, हमने मार्केट वैल्यू पे बायबैक करना है, और नए प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए 1.6 चाहिए। जी जनाब, पार्ट 2, डिबेंचर द इशू प्राइस, डिटर्मिन द इशू प्राइस। इशू प्राइस डिटर्मिन करने के लिए हमें पैसा कितना चाहिए और हमें शेयर कितने इशू करने, ये दो चीजें हमें पता है ना। तो जनाब हमें पार्ट 2, इशू प्राइस विल बी इक्वल टू फाइनेंस रिक्वायर्ड डिवाइडेड विद राइट शेयर्स टू बी इशूड। फाइनेंस रिक्वायर्ड है जी 9.91 मिलियन, और शेयर्स कितने इशू करने हैं, 143 के हिसाब से 6/3, ऐसा ही है ना, 2 मिलियन। तो बताइए जनाब, आपको आपकी इशू प्राइस क्या आती है, ये रुपीस में आ जाएगी क्योंकि ऊपर भी मिलियन है नीचे भी मिलियन है,
तो प्राइस आपकी रुपीज़ में आ जाएगी 4.96। बेटा आपकी ऑफर 1 for 3 है ना, और आपके पास टोटल 6 मिलियन शेयर्स है, ठीक है। तो आपको 1 for 3 के हिसाब से 2 मिलियन शेयर इशू करने हैं। तो ये हमने राइट शेयर्स टू बी इशूड 2 मिलियन। तो हमारी राइट प्राइस आ गई जी 4.96। इसके बाद क्या कहती है थर्ड प्राइस, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। पार्ट 3 थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, TRP एब्रीवेट कर रहा हूं जिसको मैं। करंट नंबर ऑफ शेयर्स 6 ले लो, या 1 for 3 या 3 ले लो। 3 इंटू करंट प्राइस 6.2 प्लस राइट ऑफर 1 इंटू राइट प्राइस 4.96 ओवर 3 प्लस 1। आप 6 मिलियन 2 मिलियन ले लो या 3:1 ले लो, एक ही बात है, ठीक है। 5.89 ये आपकी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ गई। अच्छा जी, यहाँ पे अब एक रिक्वायरमेंट जो आखिरी है, थोड़ी सी वर्डिंग पे मुझे इसका थोड़ा सा एतराज़ है, लेकिन बहर मैं इसको जो प्रॉपर एक एकेडमिक 2 वर्डिंग्स बनती हैं मैं उसके हिसाब से आपको इसको कैलकुलेट करवाता हूँ। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है वैल्यू ऑफ राइट के लिहाज से, वैल्यू ऑफ राइट, ठीक है। एक हमने कैलकुलेशन देखी है वैल्यू ऑफ राइट की। वैल्यू ऑफ राइट क्या होता है जी? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस माइनस राइट प्राइस। तो थ्योरेटिकल इन आवर केस इट इज 5.89 माइनस 4.96, इट इज कितना जी? कितना बना? 0.93। ये है जी वैल्यू ऑफ राइट। मतलब आपको जो राइट्स मिले हैं वो इस प्राइस पे बिकते हैं, ठीक है। एग्जामिनर हमसे एक और कैलकुलेशन जो अक्सर सवालों में पूछता है, इसकी टर्मिनोलॉजी जैसे मैंने कहा इसकी एक्सप्रेशन थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन जो ये कहना चाह रहा है जिसके जिसने आंसर दिया उसको ये कहता है एग्जामिनर नॉर्मली वैल्यू ऑफ राइट पर एग्जिस्टिंग शेयर्स। ये वैल्यू ऑफ राइट है, ये तो पर राइट है ना, कि एक शेयर का राइट इतने का है, बट एक शेयर का राइट कितने एग्जिस्टिंग शेयर के बदले मिलता है? 3 एग्जिस्टिंग शेयर का बदले एक राइट मिलता है ना। तो वैल्यू ऑफ राइट पर एग्जिस्टिंग शेयर इज 0.93 over 3, 0.31। दिस इज वैल्यू ऑफ राइट पर एग्जिस्टिंग शेयर। उसने आंसर में शायद यही वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन अजीब सा हो गया। दीज आर द 2 टर्म वी शुड बी फेमिलियर विद, वैल्यू ऑफ राइट और वैल्यू ऑफ राइट पर एग्जिस्टिंग शेयर, ठीक है। तो हमें वैल्यू ऑफ राइट कहेगा तो ये हम वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ राइट पर एग्जिस्टिंग शेयर कहेगा तो ये है जी हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, सोर्स ऑफ फाइनेंस पे हमारी डिस्कशन कंप्लीट है। जैसे मैंने कहा इसमें हमारी मेन अगली जो मेजर ऑफ डिस्कशन जो मार्क्स वगैरह हमें आएंगे वो हमें क्वेश्चन जो कंप्रीहेंसिव हम डील करेंगे, कुछ क्वेश्चन चैप्टर के एंड पे देखेंगे, और लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन हम बिजनेस वैल्यूएशन के एंड पे देख रहे होंगे। बिजनेस वैल्यूएशन के एंड पे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कॉन्सेप्ट को भी बड़ी डेप्थ में देखेंगे, बिजनेस वैल्यूएशन को तो देखना ही देखना, और फाइनेंसिंग की भी बातें वहाँ पे हमें साथ साथ नजर आएंगी। स्टैंड अलोन फाइनेंसिंग डिसीजन पे हमें क्वेश्चन वी डोंट एक्सपेक्ट हमें फुल फ्लैट क्वेश्चन आएगा, सिर्फ किसी न किसी ओवरऑल क्वेश्चन में कंपोनेंट के तौर पे फाइनेंसिंग डिसीजन हमसे पूछा जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है, बट उसकी लाइक्लीहुड भी रिलेटिवली कम रहती है। ज़्यादा लाइक्लीहुड यही रहती है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बिजनेस वैल्यूएशन के साथ मिला दिया जाए। बल्कि आप तो सॉरी मेरे ध्यान से निकल गया, इस स्कीम में तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी क्वेश्चन डिपेंड आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि टॉपिक्स हमारे कम हो गए सिलेबस में। तो अब हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आने की प्रोबेबिलिटी है, और हमें बिजनेस वैल्यूएशन में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा। हमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चन में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होकर क्वेश्चन दिया जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चूंकि इंडिपेंडेंट पूरा टॉपिक है, डिस्कशन है, इस पर मुझे लगता है कि हमें नेक्स्ट वीक ही स्टार्ट लेना चाहिए। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीक यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, और नेक्स्ट वीक में क्योंकि अब हमारे टेक्निकल एरिया पे आ रहे हैं, तो इसमें
हमारी कवरेज भी हम इसको देख के चलेंगे। एक चीज़ मैं आपसे बड़ी कहूँगा स्ट्रिक्टली कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एरिया में पहला एक दिन शायद आपको लाइट लगेगा, दूसरे दिन से जो हमारी डिस्कशन हो रही होगी, अगर आप क्लास में तवज्जो से नहीं बैठेंगे और घर से रिवाइज नहीं करके आएंगे तो टॉपिक आपकी ग्रिप में नहीं आएगा। आई विल ट्राई कि मैं जितना इसको एक डिसेंट पेस पर लेकर चल सकूं, रिलेटिवली जितना कम से कम आपको दिया जा सके, कीपिंग इन यू टाइम कंस्ट्रेंट, आपको जिस तरह हम लेकर चल सके लेकर चलूँगा। लेकिन स्टिल अगर आपका रेगुलर रिवीजन घर से नहीं होगी तो आप बहुत जल्दी ट्रैक लूज करोगे। अभी तक हमने जो एरियाज पढ़े हैं वो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ठीक है। यहाँ से आगे जर्नी हमारी थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल एरियाज की तरफ होने लगी है, स्टैट्स स्पीच में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कुछ बिजनेस की जो डिस्कशन है थोड़ी एडवांस लेवल पे जानी शुरू हो जाएगी, तो साथ साथ रिवीजन बहुत ज़रूरी रहेगी। रोज़ का काम रोज़ करके आएंगे इंशाअल्लाह, तो नेक्स्ट लेक्चर की आपको बेहतर अंदाज में समझ आ सकेगी, ठीक है जी। तो आज के इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।